तो माय फ्रेंड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। नॉर्मली एक छोटा सा डिस्क्लेमर होता है, वो मुझको बोलना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू market risk, means stock market. Read all the scheme related documents carefully. The NAV of the scheme may go up and down depending upon the factors and forces affecting the securities market, including the fluctuation in the interest rates. तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड पूरा समझ के पढ़ के डिस्क्लेमर के साथ ही हर किसी ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड की बेसिक बातें क्या जाननी चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी है, क्रिएटेड बाय इन्वेस्टर्स है फॉर द सर्टन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। मतलब हम कॉमनली लोग इकट्ठा होके हमारा पैसा इकट्ठा करके एक वेल स्ट्रक्चरल रेगुलेटरी मैनर में अपना पैसा अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू फंड मैनेजर्स एंड फंड हाउसेस, तो दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड्स। तो भारत में म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के नाम से बनते हैं और चलते हैं। तो जैसे आप म्यूचुअल फंड के नाम से अवगत होते हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, तो ये आपके पैसे से बने हुए स्कीम के तहत म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। रहा सवाल कि म्यूचुअल फंड को कौन चलाते हैं, तो म्यूचुअल फंड चलाने के लिए पर्टिकुलरली प्रोफेशनल कंपनियां क्रिएट की जाएंगी अंडर द सेबी परमिशन। उसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, एएमसी। जैसे आप कहते हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ये फंड का नाम है लेकिन उसको चलाने वाली फर्म है एचडीएफसी एएमसी। और होप्स हो कि आप स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी मुझको दिक्कत नहीं होगी कि आपको बताने के लिए कि ये जो एएमसी है पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट में पब्लिक इश्यू लाके लिस्टिंग कर चुकी है, क्योंकि उनका बिजनेस इतना बढ़ चुका है। तो आपने देखा ही होगा एचडीएफसी का पब्लिक इशू अराउंड 1100 के करीब आया था और लगभग 3-3.5 हजार तक पहुंचा था। और अपकमिंग एएमसी का पब्लिक इशू अगर आप ध्यान में रखें तो वो है आदित्य बिरला सन लाइफ। ये म्यूचुअल फंड की जो मैनेजमेंट फर्म है एएमसी, इसका अपकमिंग पब्लिक इशू है। तो ऐसे लोगों को जब आप नाम याद रखेंगे तो उनका काम भी आपको समझ में आ जाएगा। तो एएमसी म्यूचुअल फंड को एक प्रकार से बनाती है, चलाती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है और उस पूरे फंड का मैनेजमेंट फी अर्न करती है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाएगा तो उसके लिए वेल क्वालिफाइड लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, उसको हम फंड मैनेजर्स कहते हैं। तो एक फंड मैनेजर एक स्कीम के लिए भी आसान हो सकता है और एक फंड मैनेजर अनेक स्कीम के लिए भी असाइन रहता है। तो देश के अंदर बहुत सारे फंड मैनेजर है। कभी कभार आपने देखा होगा कि फंड मैनेजर्स को जो सैलरी या कंपनियों के अंदर शेयर्स मिलते हैं उनकी वैल्यू कभी कभार 100, 300, 500 करोड़ होती है। ओके, एक्सेट्रा। नाउ म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, क्योंकि उसकी पूरी कार्य सीमा सेबी के अंडर ही आती है। तो बाय डिफॉल्ट म्यूचुअल फंड पहले से ही रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। ये कोई क्रिप्टो करेंसी जैसा प्रोडक्ट नहीं है कि डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वेल डिफाइंड एंड वेल स्ट्रक्चर रेगुलेटरी प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड की और बेसिक चीजें क्या जानने हैं। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 5000 ऑनवर्ड्स। इतना भी बेसिक अमाउंट से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकता है। और अनेक लोग एसआईपी के तहत 100 रुपीज से भी आगे आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 100, 5000, फिर आपको उसके बदले में यूनिट्स मिलते हैं। तो यूनिट्स मतलब आपकी रिसिट इन्वेस्टमेंट इनटू द म्यूचुअल फंड, उसकी एक वैल्यू स्टार्टिंग में जो बनती है उसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, जो यूनिफॉर्म होती है। कोई भी म्यूचुअल फंड जब स्टार्ट होगा तो उसकी पहली एनएवी 10 रुपए होती है। मतलब एक यूनिट के तहत आप 10 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। ओके, अक्सर हम ये कहते हैं कि होता है कि अगर हमारी अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है फाइनेंशियल मार्केट के लिए, तो ऐसा अक्सर होता है कि लोग कहते हैं मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए। नए होते हैं तो कई बार ये नहीं बता पाते कि म्यूचुअल फंड में उन्होंने एग्जैक्टली कौन सी स्कीमों में पैसे लगाए। क्योंकि पर्टिकुलरली हम कैसे कहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में नहीं पैसे लगाते, आप स्टॉक मार्केट में आके कंपनियों के शेयर्स खरीदते। तो पर्टिकुलरली आपको कंपनी का नाम बताना चाहिए कि टाटा मोटर के शेयर लिए कि एचडीएफसी बैंक के। वैसे ही होता है, आप म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाते। म्यूचुअल फंड के द्वारा फ्लोटेड टू मेनी डिफरेंट एसेट क्लास के स्कीम में से कोई भी एक पर्टिकुलर स्कीम में ही पैसे लगाते हैं। तो जब स्कीम म्यूचुअल फंड हाउस स्टार्ट करती है और स्कीम की यूनिट पब्लिक को ओपनली बेचती है, वो एक प्रकार का पब्लिक इशू जैसा कंसेप्ट होता है। लेकिन जनरली पब्लिक इशू ये शब्द आपके शेयर के लिए ज्यादा प्रचलित है, इसलिए म्यूचुअल फंड के लिए उसको अलग से लीगल वर्ड बना के रखा है। उस वर्ड का नाम है एनएफओ, न्यू फंड्स ऑफरिंग,
जिसके तहत पब्लिकली प्रमोशन प्राप्त करके वो स्कीम इंट्रोड्यूस होती है और लोगों के पैसे स्टार्टिंग में स्कीम के अंदर आते हैं और तब जाके उस स्कीम की पहली एनएवी 10 रुपए होती है। तो कोई भी नई स्कीम जब म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेंगी तो उसको कहा जाएगा न्यू फंड्स ऑफरिंग, एनएफओ। जनरली एक सवाल होता है कि हम म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदते हैं। जनरल टू जनरल लेवल हम म्यूचुअल फंड के यूनिट्स म्यूचुअल फंड हाउसेस से ही खरीदते हैं, वहां से यूनिट्स खरीदते हैं, हमारे पैसे डायरेक्टली उनको फंड मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए चले जाते हैं। जब कभी भी हम यूनिट्स बेचते हैं वो यूनिट भी डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को ही बेचा जाता है। यूनिट बेचने को जनरली क्या कहते हैं? सेल तो नॉर्मल प्रचलित वर्ड है, लेकिन म्यूचुअल फंड के टर्मोलॉजी में उस वर्ड का नाम है रिडम्पशन। तो रिडम्पशन मतलब यूनिट्स को बेचना है। एयूएम म्यूचुअल फंड हाउस या म्यूचुअल फंड स्कीम के पास एज ऑन डेट पब्लिक का कितना पैसा कलेक्टेड है फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द स्कीम और उसकी करंट वैल्यू क्या है। ऐसे अपडेटेड अमाउंट को हम कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये पूरी इंडस्ट्री की भी होती है फिगर, विद इन इंडस्ट्री पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस की भी होती है, एंड विद इन म्यूचुअल फंड हाउस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कितना पैसा पब्लिक का कलेक्टेड है और उसकी आज की करंट वैल्यू क्या है, ये भी आपको दिखती है। इसको कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो होप सो ये चार बेसिक टर्म एटलीस्ट सबके क्लियर हुए होंगे। एनएवी, एनएफओ, रिडम्पशन, एयूएम, एनी डाउट्स? तो एनएवी का मतलब है यूनिट्स की वैल्यू, और एनएवी याद रखना स्टार्टिंग में 10 होती है, बाद में ऊपर नीचे हो सकती है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के वैल्यूएशन के अनुसार। एनएवी दिन में एक ही बार रिलीज की जाती है, जनरली 8 o'clock, और फिर आगे आगे चल के वो म्यूचुअल फंड के वेबसाइट और वेरियस इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के पास पब्लिश हो जाती है। एनएफओ न्यू स्कीम है, रिडम्पशन सेल का नाम है, और एयूएम कलेक्टेड कॉर्पस की अमाउंट है। एज ऑन लेटेस्ट भी हम देख लें तो कैन एनीबडी टेल कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास इस वक्त कितने रुपए है मैनेजमेंट के लिए? चार्ट विंडो पे टाइप कर सकते हैं फटाफट। पूरे भारत में जितने लोगों ने म्यूचुअल फंडों को इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट प्रोवाइड की है उसकी करंट वैल्यू क्या हो सकती है टोटल? एक तो अमाउंट है 1.5 लाख करोड़, दूसरा 1516 करोड़, लेकिन उसकी असलियत में अमाउंट है 15,16,000 करोड़। ये अमाउंट है। क्लियर? 15,16,000 रुपीज टोटली इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड के तहत इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है, और लगभग 650 के करीब स्कीम्स है। देश के टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेज कौन से? एक दो नाम पढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो म्यूचुअल फंड है उसके पास 2,60,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है, और यूटीआई के पास 1,52,000 करोड़, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल के पास 1,28,000 करोड़। लगभग देश में 40 से 50 एटलीस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेस है। तो दोस्तों क्या लगता है, ये अमाउंट छोटी है कि बड़ी है? या तो हमारे सोचने से, नजरिए से, या देश के अंदर जितने लोग हैं इनके पास जितना इन्वेस्टमेंट कॉर्पस हमेशा अवेलेबल है उसका कितना परसेंटेज पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास गया है? अभी सेशन इतना लंबा नहीं चल सकता, दैट्स वाई मैं ईच एंड एवरी बात आपको कोई ऐसे स्लाइड प्रेजेंटेशन डीप नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें ऐसे ही ओरली बता सकता हूँ कि लगभग ऑल ओवर इंडिया लेवल पे देखें आप तो स्टॉक मार्केट में जितना लोगों का पैसा लगा होगा रिटेल कैटेगरी में, उससे एटलीस्ट डबल टू ट्रिपल पैसा म्यूचुअल फंड के तहत लगता है। तो ऑल ओवर इंडिया अगर स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेशन इस वक्त 5 या 6% है, तो ऑल ओवर इंडिया म्यूचुअल फंड लेवल का जो पार्टिसिपेशन लोगों का है, लोगों के पेनिट्रेशन के हिसाब से 10 to 15% पीपल ऑल ओवर इंडिया लेवल पे म्यूचुअल फंड के तहत पैसे लगा चुके हैं। बट ये जो रेशो पूरे देश का है, और ये रेशो देश के अर्बन और रूरल इंडिया का होता है। अगर आप शहरों के लोगों का रेशो निकाले तो वो काफी बड़ा निकलेगा। मतलब शहर के अंदर 30% से लेके 60% एटलीस्ट लोग आपको मिलेंगे पुणे मुंबई जैसे शहर में कि जिनका म्यूचुअल फंड में पैसा लगा ही है। जो लोग शहर में आके 3-5 साल सेटल हो जाते हैं, मान के चलो उनके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट
बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं और वेरियस प्रोडक्ट में चले जाते हैं। तो ये काफी बड़ा रेशो शहरों में है, गांव के अंदर कम है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया रेशो इज ग्रोइंग। और आप लोग इस सेशन के बाद इस रेशो को और बढ़ाएंगे। म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट बात करने के बजाय थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की परिस्थितियों को समझना भी बेहद जरूरी है। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास क्या विकल्प है, इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते, नहीं कर सकते, फिर जाके हम सही चुनाव कर सकते हैं। तो छोटी सी मैंने एक कंपैरिजन रखी है। एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट, ये क्या कंसेप्ट है? एक्टिव, जहां इन्वेस्टर खुद इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा, ना केवल बाय सेल का बटन दबाएगा, बल्कि बाय सेल के बटन दबाते वक्त जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, एनालिटिकल प्रोसेस है, वो भी वही ज्यादातर तय करेगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो इसको मैंने नाम दिया है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट को हम कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कहते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट। तो क्या हम लोगों ने अपने लाइफ में ऐसे दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने चाहिए कि एक दोनों में से कौन सा सही है? चलो फटाफट एक आध दूसरे क्वेश्चन के छोटे छोटे जवाब देते चले कि लाइफ में हमने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए कि इनडायरेक्टली पैसे लगाने चाहिए कि दोनों? और उसका कुछ रेशो भी होता है क्या कि किसमें कितना, या मेरी इन्वेस्टमेंट की लाइफ की स्टेज क्या है, एज के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, और इसके हिसाब से मैंने कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? देखो कि जनरली ऐसे कुछ नहीं कह सकते आपकी ऑलवेज सेम होगा। अगर सबकी एज सेम होंगी ना तो सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं है। तो कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में एज ऑफ 20 स्टार्ट करता है, कोई व्यक्ति एज ऑफ 45 स्टार्ट करता है। तो एज मैटर नहीं करता, तो सब मिक्स होके मैटर करता है। बट थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि हम डायरेक्टली पैसे कैसे लगा सकते हैं। शेयर्स खरीद सकते हैं कंपनियों के, बॉन्ड्स गवर्नमेंट के, प्राइवेट के खरीद सकते हैं, बराबर सोना खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। डायरेक्टली होता ही जा रहा है हमारे लाइफ में। लेकिन हम म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, बट इंश्योरेंस के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। म्यूचुअल फंड के तो हम वेरियस एसेट में पैसे लगा सकते हैं। शेयर्स के म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं, डेब्ट्स के होते हैं, गोल्ड के होते हैं। और आई होप सो कि रिसेंटली कुछ महीनों से भारत में रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काफी बढ़ चुके हैं, और जिसके वजह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना छोटे से अमाउंट में पॉसिबल है। कल अगर आपने सेबी के कुछ रिफॉर्म्स पढ़े होंगे तो रीट्स के अंदर 15,000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट अब स्टार्ट हो रही है, जो प्राइमरी लेवल पे लाख या 2 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड लिमिट था। देन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कहा खुद का एक्सपर्ट सिलेक्शन एंड एनालिसिस जरूरी है। इनडायरेक्टली ऑब्वियसली वो जो कुछ भी फंड मैनेजर है वही डिसीजन लेंगे एनालिसिस करके। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते वक्त अगर हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट लॉस होता है तो हम दो कारण दे सकते हैं कि मार्केट खराब था इसलिए शेयर मार्केट में या प्रॉपर्टी मार्केट में लॉस हो गया, या मार्केट अच्छा था मेरा सिलेक्शन सही नहीं हुआ। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए लॉस के दो कारण हो सकते हैं, खुद और मार्केट कंडीशन। रहा सवाल दूसरा कि जब आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेनली मार्केट कंडीशन ही परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वहां जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हैं, वो इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हैं कि हाँ रिजल्ट खराब है तो ही शेयर बेचने हैं। अदरवाइज एक आधा रिजल्ट खराब है लेकिन 2-3 रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं तो उसको रखेंगे। तो वो इमोशनल नहीं होते, इंटेलिजेंटली वर्क करते हैं, और उनके ऊपर बेवजह पैनिक में सेलिंग का कोई प्रेशर नहीं होता। तो आई थिंक जितने भी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो मेनली मार्केट कंडीशंस के ऊपर ही वर्क करते हैं प्रॉपरली। मतलब पर्सनल ह्यूमन का टच जो कभी कभार रॉन्ग साबित होता है वो इनडायरेक्ट में कभी आता नहीं है। हाँ, आप अगर एग्जिट करेंगे खुद वॉलेंटरी तो उसके लिए आप जिम्मेदार है, म्यूचुअल फंड हाउसेस नहीं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए कोई पोर्टफोलियो अप्रोच पे जाना है तो 30,000 से 5 लाख रुपए चाहिए, तब जाके पोर्टफोलियो बनता है 15-20 कंपनियों का। ट्रू और फॉल्स? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंट्राडे, एफ एंडो। अगर आप 15-20-25 कंपनियों का एक बास्केट बना के कोई मेरा वाला पोर्टफोलियो, मेरे जिंदगी का पहला वाला पोर्टफोलियो, ये मेरे जिंदगी का पहला वाला छोटा वाला पोर्टफोलियो बाद में बहुत बड़ा वटवृक्ष की तरह बनेगा, तो भैया पहले स्टार्टिंग में जो सीड भी डालना पड़ेगा ना तो छोटा नहीं होता है।
छोटा डाल डाल के भी उसकी अमाउंट एटलीस्ट 30-50 हजार से लेके 2-5 लाख लगती है, तब जाके उसमें वेटेज, रोटेशन, रिटर्न्स आते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप यही एक वेल स्ट्रक्चर बास्केट्स को फ्रैक्शनल अमाउंट ही कहना चाहिए, आप पार्टिसिपेंट कर लेते हैं। 5,000 50,000 के अंदर से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते। मतलब मैं आधुनिक भाषा में अगर कहूंगा कि अगर अमेरिका के शेयर जो होते हैं, एप्पल के, गूगल के, उसकी कॉस्ट ह्यूज है। मतलब गूगल का शेयर अगर कोई $1000 पे होगा तो उसकी अमाउंट ह्यूज है, लेकिन वो भी शेयर्स आपको फ्रैक्शनली खरीदना अलाउड होता है। जैसे हमारे देश में तो वो सस्ता है, इसलिए फ्रैक्शनल कंसेप्ट नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो पोर्टफोलियो की वैल्यू काफी बड़ी होती है। 5,000 10,000 करोड़ ऐसे पूरे अमाउंट लगा के जो वेल स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है, उसका प्रोपोर्शनेटली हिस्सा आपको 5-10 हजार में मिलता है। ये भी उसका एक एडवांटेज समझ में लेना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो लेस डाइवर्सिफाइड होते हैं डायरेक्ट लोगों के, या तो पैसे का अभाव, नहीं तो समझ का अभाव। और इसके वजह से जो लोग शेयर मार्केट में डायरेक्टली उतरते हैं, उनके पोर्टफोलियो सेक्टर स्पेसिफिक और वेटेज स्पेसिफिक कभी भी वेल स्ट्रक्चर डाइवर्सिफाइड नहीं होते। और म्यूचुअल फंड में तो कहने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा ही उल्टा होगा। सिलेक्शन, एनालिसिस, वेटेज एंड रोटेशन एवरी टाइम परफेक्ट एज मच एज पॉसिबल। स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स 10 से 200% आते हैं माय फ्रेंड। 10% से 200% रिटर्न स्टॉक मार्केट में मंथली आती है कि ईयरली? तो माय फ्रेंड, किसी शेयर्स का रिटर्न आ सकता है 15-20%, 50-200%, लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो बास्केट का कभी रिटर्न निकाले ना, तो 30 से 25% के करीब वो जनरली आता है। ओके, म्यूचुअल फंडों का जो रिटर्न्स आता है वो 10 to 30% पर एनम के हिसाब से एक जनरली जा सकता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास खुद के पास नॉलेज चाहिए, नहीं तो आपके पास एडवाइजर चाहिए। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो भी उसमें एक मुश्किल ये हो सकती है कि अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक है, कि कोई ऐसे स्टाइल से मार्केट में उतरता है कि हाँ प्रॉपर्टी में अभी रिटर्न नहीं आ रहे, एफडी के रेट कम हो चुके हैं, मैंने सुना है म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न्स आते हैं, और ऐसे व्यक्ति जब म्यूचुअल फंड में उतरेंगे तो उनको स्टॉक सिलेक्ट नहीं करना है, वो खुद को फंड मैनेजर नहीं बनना है, लेकिन वेरियस जो स्कीम्स हैं, इक्विटी, डेब्ट, इंटरनेशनल, और फिर उसके अंदर उसके रिस्क लेवल, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर, इन सबको वेल जज करने के लिए हो सकता है कि बिल्कुल ही नया व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड में आएगा उसको एडवाइजर की आवश्यकता है। ओके, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी एक हद तक, अगर आपको म्यूचुअल फंड नहीं समझते, स्कीम एट्रीब्यूट्स नहीं समझते, रिटर्न्स नहीं समझते, तो आप भी मार्केट के अप एंड डाउन की वजह से म्यूचुअल फंड के अंदर भी एग्जिट का, लॉस में एग्जिट का शिकार हो सकते हैं। बट आई होप सो कि किसी भी चीज का एजुकेशन जो आप लेते हैं तो ये परिस्थितियां बदलती है। अगर हम ये कहेंगे कि हम कहाँ भी नहीं सीखेंगे और हमेशा दूसरों की मदद लेंगे, तो डिपेंडेंसी हर जगह पे बढ़ने वाली है, फिर वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों में ही डिपेंडेंसी बढ़ती है। बट आई व्हाट यू सजेस्ट कि लोगों ने सीख के कैसे उतरना चाहिए? जो लोग स्टॉक मार्केट में पहली बार उतर रहे हैं, उन्होंने समवेयर अराउंड 40% ही वेटेज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए और 60% इनडायरेक्ट। आर यू एग्री? उसके लिए मैं आपको एक पॉइंट देता हूं कि स्टॉक मार्केट कितना भी रिटर्न अच्छा दे, स्टॉक मार्केट के या कंपनी के फंडामेंटल कितने भी आपको अच्छे लगे, वैल्यूएशन कितने भी चीपर लगे, आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, अनेक बार लोग कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में उतरने के लिए दो चीजों की बहुत आवश्यकता है, एक है पैसा और दूसरी रिस्क। अनेक बार लोग दूसरी चीज में बहुत हामी भरते हैं कि पैसा कम हो या ज्यादा हो हम रिस्क ले सकते हैं, इजंट कि मतलब 5 लाख रुपए लगा के भी लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है, और 50,000 रुपए लगा के पूरे गए तब भी चलेगा, ऐसी रिस्क लेने के लिए भी लोग तैयार होते हैं, स्टॉक मार्केट में उतरते हैं। ट्रू और फॉल्स? तो होता क्या है कि अनेक लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए डायरेक्ट एंट्री करना पसंद करते हैं, लर्निंग, एंगेजमेंट, प्रॉफिट, नॉलेज बढ़ाना है, और स्टार्टिंग में बहुत हेवी वेटेज डायरेक्टली जाता है इनका। और जब मार्केट 6 12 18 24 महीने के बाद इकोनॉमिक साइकिल के साथ डिस्टर्ब होता है,
कभी कोरोना, कभी डिमोनेटाइजेशन, लॉट्स ऑफ चीजेस गोइंग टू हैपन आफ्टर एवरी 3-4 इयर्स। नेचुरल और अननेचुरल वे से इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस आना एक नेचुरल रचना है यहाँ। और ऐसे वक्त पे जो नए लोग मार्केट में उतरते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, वो बिथरते हैं, स्टॉप होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट आने के बाद। क्या ख्याल है आपका, यस और नो? जो लोग स्टॉक मार्केट के रिटर्न चाहते हैं, नए हैं और डायरेक्टली मार्केट में उतरते, फिर ट्रेडिंग करते, इन्वेस्टमेंट करते, बहुत सारी प्रयोगशाला होती है, ये भी करके देखेगा, वो भी करके देखेगा, इंट्राडे करेगा, एफ&ओ करेगा, टिप्स लेगा, एडवाइस लेगा, खुद का एक फॉर्मूला ढूंढेगा। मतलब उसका एक अच्छा होता है कि अगर वो चला तो मैं समाज को दूंगा ये फॉर्मूला। शेयर मार्केट्स के आपके रिटर्न्स 2-5 साल के बाद आप चेक करें तो आपको लगेगा, मेरे पास आज एक सेशन में मैंने एक रखा है, मैंने आज तक इतना डीपली कभी किसी सेशन में नहीं दिखा है, बट आई होप सो कि वक्त मिले तो मैं आपको सही से समझा पाऊँ पार्ट। तो ऐसा ऊपर ऊपर से स्टार्टिंग में आपको नहीं लगेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में उतर रहे हैं, व्हाई यू शुड हैव म्यूचुअल फंड। आप क्यों, मार्केट आपको समझता है, अट्रैक्टिव रिटर्न की बातें कई तरीके से दिखती है, आप स्टॉक मार्केट में वेटेज क्यों कम लगाए डायरेक्टली, और स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली वेटेज क्यों बढ़ाए। तो जस्ट उसका एक फिनिशिंग पॉइंट है, पहला दूसरा ही साल है आपका स्टॉक मार्केट का, सीखे हो नहीं सीखे हो, आप 40-50% ही पैसा डायरेक्टली लगाओ, 60-70% पैसा आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से लगाओ, जिससे म्यूचुअल फंड में आपका वेल स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो बनेगा। अप एंड डाउन मार्केट के बाद भी आपके वैल्यूज मेंटेन हो सकते हैं, और इमोशनली डर के मार्केट से एग्जिट करने की जो काम आप करते हैं वो फंड मैनेजर नहीं करते, तो आपको रिटर्न्स आते हैं। दोस्तों, आप इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, अच्छे नॉलेज है आपके पास, आपके पैसे हैं, सपने अच्छे, 1-2 साल के बाद अगर आप कहते हैं कि मार्केट वोलेटाइल है, मैं बाहर निकला लॉस से, तो आई थिंक ये लॉस आपको हो रहा है, मार्केट को नहीं। मार्केट हर 3-5 साल के बाद लाइफ टाइम हाई पे चलता है, तो लोगों ने 2-5 साल के बाद पैसे बना के बाहर निकलना चाहिए, ये पहली इन्वेस्टमेंट आपने समझने में करनी चाहिए। तो होप सो पहले डायरेक्ट में कम पैसा लगाओ, इनडायरेक्ट में ज्यादा लगाओ और स्टडी करते रहो, और धीरे धीरे चाहे तो फिर आप डायरेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट 40 से 50-60% बढ़ा सकते हैं, और इनडायरेक्ट में आपका इन्वेस्टमेंट 60-50-40 पे ला सकते हैं। लेकिन इन दोनों में तालमेल, स्टडी, एडवाइस, कंसल्टेंसी, ये बहुत जरूरी है। मतलब हमारे हर मूवमेंट से ज्ञान भी बढ़ना चाहिए, धन भी बढ़ना चाहिए, तो ये ढंग के साथ काम हो सकता है। तो सार इसका ये है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में उतर रहे हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में 40% रखो, 60-70% म्यूचुअल फंड में रखो। इसके लिए मन आपका तैयार नहीं होगा, लेकिन समझदारी से तैयार करो। देन अनेक बार लोगों का उल्टा भी होता है कि चलो मैं आपको यहाँ एक टेस्ट लेता हूँ, आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसने सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं और अब तक एक भी शेयर नहीं लिया है? इज इट एनीवन फ्रॉम यू? Only mutual fund bought, not ever any single shares bought. Mr. Vijay, yes. म्यूचुअल फंड से बैड एक्सपीरियंस है, ओके। मैं एक बताऊं क्या, मेरा जो ये सेशन है ना, ये सिर्फ वंश कैपिटल के एक्स स्टूडेंट और एडवाइजरी मेंबर के लिए चल रहा है। मेरे पास आपको ऐसा एक हाथ दूसरा टक्का व्यक्ति मिलेगा कि जो सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा है और शेयर मार्केट में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगा रहा है। लेकिन मेरा ये डोमेन छोड़ दो, मेरा और आपका, अगर पूरा देश का निकाले ना तो उल्टा है। जितने लोग, जैसे मैंने कहा ना, शेयर में पैसे नहीं लगाते, उससे ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, और म्यूचुअल फंड में ही लगाते रहते हैं और शेयर खरीदते ही नहीं है। एक प्रकार का डर उनके दिमाग में बैठ जाता है। तो मैं हमेशा दूसरी साइड का भी तालमेल करना चाहता हूँ कि जो लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, वो एक हद तक वहां भी एक्सपर्ट नहीं होती, क्योंकि म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म करता है, कंपनी क्या, वैल्यूएशन क्या, सेक्टर क्या, इकोनॉमी क्या, इसको कोरिलेट ना करके केवल स्कीमों के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस किसी भी प्रकार से पढ़ के समझ के म्यूचुअल फंड का सही आकलन करना भी डिफिकल्ट है। अगर आपकी उम्र और आपकी बुद्धि अगर आपको आज्ञा देती है, तो म्यूचुअल फंड के साथ साथ जो लोग म्यूचुअल फंड में फुल्ली इन्वेस्टेड है, उन्होंने स्टॉक मार्केट में भी धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए, दोनों का बैलेंस करना ही चाहिए। तो ये प्रोफाइल बिल्कुल सही नहीं है हद तक कि मैं सिर्फ शेयर में पैसे लगाता हूँ अथवा मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड की स्कीम लगाता हूँ। ये हम फाइनेंशियल अवेयरनेस न होने का एक अच्छा उदाहरण है कि किसी एक साइड को ज्यादा पकड़ते हैं।
चलो दोस्तों, म्यूचुअल फंड का अहमियत समझने के लिए और होप सो कि आप लोग स्टॉक मार्केट में बेहतर काम कर रहे हैं, इसके वजह से मैं एक छोटा सा रिटर्न्स की कंपैरिजन आपको बताना चाहूंगा और फिर म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स आप कंपेयर करना। एक 2-3 मिनट बहुत शांति से मैं अभी दिखा रहा हूं ना, उसको पढ़ना समझना। मैं भी सवाल पूछूंगा, आप भी सवाल करो। देखो क्या कंसेप्ट है। मेरे पास एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चार्ट है, आप चाहे तो इस चार्ट की फोटो भी निकाल के रखना, इट इज वेरी गुड कंपैरिजन। ये स्टॉक टाटा स्टील का है और टाटा स्टील ने रिसेंटली बहुत हाईएस्ट रेट बनाया था 1246, 11 मई 2021 की ये रेट था। तो इज इट गुड रिटर्न, गुड हाई? टाटा स्टील 1246, यस नो? आप में से कितने लोगों के पास टाटा स्टील ये शेयर है? जिसके पास टाटा स्टील ये शेयर है वो टाइप करे टीएस। जिसके पास टाटा स्टील का शेयर है वो टाइप करे टीएस। है या बेचा, कोई भी है चलेगा, करेंटली है या बेचा है। क्योंकि जब आप शेयर मार्केट में उतरे हो, आपके पास कोई शेयर है, उसके हाई लो देखते हैं, उसके रिटर्न्स देखते हैं और वो कंपेयर करते, तब जाके आपकी कंपैरिजन होती है। केवल खोखले एनालिसिस सुन के सेशन के मजा नहीं आएंगी। ओके, जस्ट मैं अभी ना आपको 6 स्पॉट्स दिखा रहा हूं, उसको ठीक से हाईलाइट करना क्योंकि कट टू कट वर्क है। ये पहली वेव है जहां मैंने लिखा है कि 250 रेट था 30 मार्च 2020 का, ये लोएस्ट रेट था टाटा स्टील का। 250 यहां से आप मेरे पॉइंटर को देखो और वहां से लेके 1240 ये रेट 11 मई को था, 21 अभी 1 महीने पहले। तो अगर आप 250 पे खरीदते 1240 पे बेचते, 1 साल 15 मतलब लगभग आपका 1 साल 2 महीने के अंदर बेचते हैं आप उसको, तो आपका रिटर्न 325 का आता है। गुड और बैड? कोरोना के बॉटम में टाटा स्टील खरीदते ना आप 250 पे और 1240 पे बेचते, तो परफेक्ट टू परफेक्ट 1 ईयर सीएजीआर, मतलब मैंने थोड़ा मैथमेटिकल वर्क किया है इसमें, 325 का रिटर्न 1 साल का है। बस सिर्फ सुनना है, आगे बढ़ना है, रिप्लाई करते रहने का। सिर्फ आज आपके दिमाग में कंपैरिजन ऐसी जानी चाहिए शेयर मार्केट की कि म्यूचुअल फंड की भी कंपैरिजन आपके दिमाग में होनी चाहिए। सेकंड स्पॉट, ये हाई देखो मेरा, मार्क देखो, ये हाई है 793, 15 जनवरी 2008 कोरोना के पहले। यदि किसी ने प्राइस और बढ़ी की इसलिए 793 पे टाटा स्टील खरीदा होता और अब जाके बेचा होता 1246 में, लगभग 3.3 इयर्स में, तो उसका सीएजीआर है 14.58। गुड और बैड? जस्ट नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, रिटर्न गुड और बैड? वेरी फास्ट, आपको रिप्लाई करना है तो 2 और गुड और बैड कह सकते हैं। चलो, 3 साल का टाटा स्टील का रिटर्न 14% है। कुछ खुश है, एक दूसरे नाराज है। नाउ आई गो टू द थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन का डेट है 28 सितंबर 2015, तो वो भी एक लो था टाटा स्टील का 208, और तब आप खरीदते और अभी बेचते वही रेट 1246 पे, तो 5.6 इयर्स में आपका रिटर्न 37.5% है। तो ऑब्जर्वेशन 3, लगभग 5 साल पहले के बॉटम पे खरीद के अभी के टॉप पे बेचना और आपको 37% रिटर्न आना, गुड और बैड? होप सो यहाँ सब लोग गुड कह रहे हैं। ऑब्जर्वेशन 4, 4 पे आना अभी। 4 ऑब्जर्वेशन पे टाटा स्टील 611 पे था 24 फरवरी 2011 को, वहां से खरीद के बीच में नीचे रहा, बेचने का मौका ही नहीं मिला और अभी बेचा 2015 का शेयर 2021 में 5 सॉरी 2011 का शेयर हमने बेचा, 611 हमने खरीदा 24 फरवरी 2011 को हमने खरीदा 611 पे और उसको बेचा 1240 पे। 10.2 इयर्स में 7.2% रिटर्न, गुड और बैड? आपकी लाइफ लॉन्ग टर्म है, आपको खुशियां लॉन्ग टर्म रखनी है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हो जाएगा आपका। आप करो या मत करो, टुकड़ों टुकड़ों में भी आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही होता है। कितने भी शॉर्ट टर्म टुकड़े इकट्ठा करो तो बाद में उसका लॉन्ग टर्म ही होता है। ओके, तो चौथे ऑप्शन में 10 साल में आपका हाई टू हाई रिटर्न निकाले ना,
तो आपका रिटर्न है केवल 7%। पांचवें ऑप्शन में, पांचवें ऑप्शन का बॉटम बता रहा हूं, 130 पे बाय 24 नवंबर 2008 और उसको हाईएस्ट रेट अभी के बेचा हमने 1240 पे, तो 19.38% रिटर्न है 12 साल का। गुड और बैड है? गुड। और आखिरी ऑब्जर्वेशन, सिक्स ऑब्जर्वेशन, आप अमेरिकन जो क्राइसिस आए थे ना होम लोन के, उसके टॉप पे मतलब शुरुआत में आते तब इसका रेट 947 था 31 दिसंबर 2007 को, और उसको अभी आप बेचते हैं क्योंकि बीच में रेट नीचे ही था, तो लगभग 13 साल के बाद उसको बेचते तो उसका रिटर्न आता है 2.07%। गुड और बैड? ये है दोस्तों, शांति से समझो, 2 5 10 बार। ये है डायरेक्ट शेयर मार्केट में उतरने के रिटर्न्स। तो डायरेक्ट शेयर मार्केट में उतरने के रिटर्न्स आपको कैसे लग रहे हैं? 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, रिसेंट हाई, बॉटम टू हाई, हाई बॉटम पे बाय, हाई पे सेल, एक पीरियोडिक हिस्टोरिकल हाई पे बाय और फिर उससे हाइयर हाई पे सेल। अभी मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताऊं, यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना कि 325% रिटर्न 1 साल का, 37% रिटर्न 5 साल के, ये हाईएस्ट रिटर्न जो है ना, ये प्राप्त करने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ता है स्टॉक मार्केट में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में? इतना 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 नहीं, स्टे इन्वेस्टेड नहीं, इतना इतना एक्सपर्ट बनना पड़ता है कि खरीदते वक्त आपकी बाइंग प्राइस चीपेस्ट होनी चाहिए और बेचते वक्त आपकी सेलिंग प्राइस सबसे हाईएस्ट निकलनी चाहिए। ये यदि आपका हो गया तो जाके आपका 1 साल का रिटर्न पिछला टाटा स्टील में 325% का है और 5 साल का रिटर्न 37% है। ये स्टॉक मार्केट के अफसोस से कहने के लिए 80 to 90% लोगों को कभी भी पॉसिबल नहीं है। बॉटम पे खरीदना एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टॉप पे बेचना, ये स्टॉक मार्केट में 80 to 90% लोगों को लाइफ टाइम में पॉसिबल नहीं है। ये एक्चुअल बातें हैं और सिर्फ प्रेजेंटेशन की प्लेजेंट बातें हैं, डिस्कशन की बातें हैं, इच्छाओं की बातें हैं, हकीकत में हासिल करने की बातें नहीं है। अदरवाइज मेरे दोस्तों 10 साल पहले छोड़ो, आप 15 महीने पहले भी थे, आप में से किसके पास टाटा स्टील 250 का है जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और उसने 1200 में बेचा है? ऐसे कितने लोग हैं? आपको 5 5 10 10 साल का भी अनुभव रहा होगा ना, तब भी आपके पास टाटा स्टील 250 300 का नहीं होगा, और ना ही 4 साल पहले के 300 का होगा। हम मार्केट में स्टडी नहीं करते, इमोशनल होते, इधर उधर के काम में व्यस्त होते हैं, तो बॉटम के ऊपर आने के बाद खरीदते हैं, हाई के नीचे आने के बाद बेचते हैं। ट्रू और फॉल्स? बॉटम के ऊपर जाने के बाद हम शेयर खरीदते हैं, तेजी आ गई, तेजी आ गई, बहुत नीचे आ गया तो गिर गया, गिर गया, गिर गया, बेचना चालू करते हैं। हार्डली हम कोई उस 100% के डिस्टेंस का 40 60% के डिस्टेंस में खेलते हैं, और इसलिए केवल पैसे लगाना, इन्वेस्टेड रहना, लॉन्ग टर्म रहना हकीकत में पॉसिबल नहीं है। 90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, रुपीज वाइज रिटर्न निकालते हैं, टाइम वाइज CAGR मीटर जनरली कोई निकालता नहीं है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे खरीदिए, अलग अलग टाइम पे सेलिंग है, इतना एक्सेस वर्क जनरली कोई नहीं करता, और इसलिए वो भ्रम में रहता है कि उसको स्टॉक मार्केट में रिटर्न ज्यादा मिले, इसकी तुलना केवल रुपीज से निकालते, टाइम बेस्ड CAGR नहीं निकालते। ट्रू और फॉल्स? म्यूचुअल फंड में तो ये CAGR निकल के मिलता है हमेशा, तो हमारा म्यूचुअल फंड के साथ बेवजह का दुश्मनी खोखली दुश्मनी का रूप है। खुद के रिटर्न तो निकाले नहीं पूरे पोर्टफोलियो के, 6 बार 18 24 महीने में वेटेज डाल के मैथमेटिकली, केवल कोई एक स्टॉक 20 50% रिटर्न दिया तो पोर्टफोलियो 50% रिटर्न नहीं देता। किसी एक साल में रिटर्न आया तो पूरे 5 10 साल का नहीं होता, और खुद की रिटर्न कंपैरिजन ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर आप सही ना निकाले ना, तो आप एक भ्रम अवस्था में रहेंगे कि म्यूचुअल फंड कम रिटर्न देते हैं और स्टॉक मार्केट में रिटर्न ज्यादा आते हैं। वो देखे तुमने लिए क्या, खुद के निकाल के दिखाए क्या? आप चेक करो, क्योंकि आपके लिए ये कोई एक दिन का सेशन नहीं है, एक महीने की पार्ट नहीं है, लाइफ लॉन्ग खुद की और फैमिली की इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट टिक बाय टिक ग्रो करनी है, तो सबसे पहले ये कंपैरिजन भी सही होना चाहिए।
चलो ये पॉइंट मैं यहाँ छोड़ देता हूं, आप चाहे तो इसका एक छोटा सा फोटो निकाल के रखना कि मैंने सभी एंगल से आपको दिखाया 1, 3, 5 हाई लो, तो आप देखो कि ऐसे रिटर्न्स कैसे वेरिएट होते हैं और तब जाके म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन के लिए कोई बेस बनेगा। ओके, जस्ट क्लियर मी, होप सो। मैं जितना कहना चाहता था मेजोरिटी सारांश रूपी समझे आपको। स्टॉक मार्केट की बेहतरीन रैली के भी रिटर्न्स आने के लिए क्या इफ नॉट की भाषा होती है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने एक लाइन लिखी है, इक्विटी इज क्रेजी बट यू शुडंट लेजी। मीन्स व्हाट माय फ्रेंड्स? इक्विटी बहुत रिटर्न देती है तो आप क्रेजी उसके लिए, इक्विटी इज क्रेजी फॉर यू एंड मी, बट यू शुडंट लेजी। लेजी मतलब क्या? हाई पे बेचा ही नहीं, लो पे खरीदा ही नहीं, रुक रुक के बाइंग किया ही नहीं, बीच बीच में पैसे डाले ही नहीं, तो ये जो हो जाता है ना शेयर मार्केट में लेजीनेस, ये आपकी रिटर्न कभी नहीं बढ़ा सकता। और यहां ही म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के पास खुद के लोगों के पैसे होते हैं और पोर्टफोलियो रोटेशन का मौका मिलता है। हम खुद को और मार्केट को अटका हुआ समझते हैं और फिर हमारे रिटर्न भटकते हैं क्योंकि हम वापिस बाय नहीं कर पाते, एवरेजिंग नहीं हो पाता, नए स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं आ पाते। तो दैट्स वाई अनेक लोगों का होता है कि पुराना इन्वेस्टमेंट अगर ऊपर जाएगा तो ही पोर्टफोलियो मूव करते हैं लोग। ट्रू और फॉल्स? डायरेक्ट शेयर मार्केट में उतरने वाले 40 to 60% लोगों का मानना होता है कि पहले वाले इन्वेस्टमेंट अगर ऊपर गए 20-50% तो उसको बेच के उसके कैपिटल प्रॉफिट से नए स्टॉक और पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट और रोटेट होगा और उसके वजह से ये क्रेजी हो जाता है मार्केट, आपके रिटर्न्स अट्रैक्टिव नहीं आते। और म्यूचुअल फंड यही पार्ट बहुत बखूबी से कर सकता है क्योंकि अनेक लोगों के पैसे वहां गैदर्ड है। नाउ माय फ्रेंड, म्यूचुअल फंड की बेनिफिट्स के क्या क्या पार्ट्स है। पहला पार्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर हाईली क्वालिफाइड है, यस और नो? म्यूचुअल फंडों के पास एनालिस्ट लोगों की टीम है, इकोनॉमी की, डेरिवेटिव्स एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट, सेक्टोरियल एनालिस्ट है, कोई फार्मा का है, कोई टेलीकॉम का है, 20-25 लोगों का टीम होता ही है। अरे जो लोग 2-2, 3-3 लाख करोड़ मैनेज करते हैं, जिनकी खुद की कमाई साल की 1000-2000 करोड़ फी बेस है, उन लोगों को एक म्यूचुअल फंड के अंदर एनालिस्ट की टीम बनाना, बेहतरीन फंड मैनेजर, बेस्ट ऑफ बेस्ट टैलेंट विश्व से प्राप्त करके लाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। मैं तो कहता हूं कि भारत देश में, चलो बाकी की चीजें तो इकट्ठा नहीं हो रही है, क्या होती होंगी, लेकिन भारत देश में भारत लोगों के पैसे इकट्ठा होते हैं, पूरे भारतीयों के पैसे इकट्ठा हो जाते हैं म्यूचुअल फंडों में। कितना अमाउंट बनता है, कितना फी बनता है, कितने पैसे बनते हैं, तो आप बेहतर से बेहतर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक आधा आपको इसमें से एक सीन दिखाता हूँ। देखो, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर है, चीफ फंड मैनेजर प्रशांत जैन, कभी ना कभी आपने नाम सुना ही होगा आईपीओ के वक्त। इनकी सैलरी क्या है, इनके ईसॉप की शेयर्स की वैल्यू क्या एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट इन IIM बैंगलोर, बीटेक, IIT कानपुर, CFA। इज इट बिलो एजुकेशन? नीलेश शाह, कोटक म्यूचुअल फंड, और इसके पहले भी अनेक म्यूचुअल फंड में जॉब कर चुके हैं, रोटेशन है, गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बीकॉम फ्रॉम सिंडेम कॉलेज। तो दोस्तों ऐसे अगर कोई भी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर निकाले ना तो उनके क्या एजुकेशन होते हैं? एक तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सेकंड MBA फाइनेंस इंडिया या अब्रॉड, एंड थर्ड CNCFA। इस प्रकार का एक डेडली कॉम्बिनेशन लेके ही म्यूचुअल फंड के मेन फंड मैनेजर उनकी टीम इस तरह के नॉलेज की बनती है। तो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है क्या, मार्केट, इकोनॉमी, वैल्यूएशन, अपॉर्चुनिटी, रोटेशन, ये जो चीजें समझ में आनी चाहिए, उसका परफेक्ट बैकग्राउंड है क्या? क्या ये लोग मार्केट कमेंट्री पे बैसल करते हैं, जो हम ऐसे टीवी लगा के बैठते, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, हाँ? या शांति से एनुअल रिपोर्ट्स कंपनियों को विजिट करके उनके बिजनेस प्लान समझ के ये लोग बैसल करते हैं? तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका पैसा सुरक्षित नहीं है, आपका पैसा समझदार हाथों में सुरक्षित है क्या? ये बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट करना। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के एडवांटेज यही होते हैं, सबसे पहला प्रोफेशनल मैनेजमेंट, और उसकी कंपैरिजन हमसे करो खुद के इन्वेस्टमेंट से तो कई गुना बेहतर है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे पैसे इकट्ठा होते हैं,
तो दैट्स वाई होता क्या है कि फंड मैनेजमेंट चार्जेस कम होते हैं, ओके, और बहुत सारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो सकता है। तो आपको चाहिए उतने सेक्टर आपके लार्ज कैप मिड कैप में आ सकते हैं, स्टील, सीमेंट, फार्मा, मीडिया, तो डाइवर्सिफिकेशन का कोई बात नहीं है। आप 5 भी दो, उसके अंदर 20-30 कंपनियां इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली में आ जाती है। लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड में आप कोई भी पैसे डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, बशर्ते वो केवल टैक्स सेविंग स्कीम नहीं होनी चाहिए और क्लोज एंडेड स्कीम नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज किसी भी म्यूचुअल फंड के स्कीम में कभी भी आना, कभी भी जाना, कभी भी चाहिए उतनी यूनिट बेचना और एक ही पर्टिकुलर एनएवी पे बेचे जाना, ये उसका एडवांटेज है। शेयर का जैसे नहीं कि 10,000 50,000 शेयर बेचे तो बेचते बेचते उसका दाम आपकी सेलिंग की वजह से गिरेगा। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप म्यूचुअल फंड में लमसम पैसे लगा सकते हैं, एसआईपी के रूट से लगा सकते हैं, पार्शियली उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे वेरियस फीचर्स आपको अपने फाइनेंशियल नीड से पॉसिबल है, एसेट क्लास के रिटर्न से आपको पॉसिबल है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के बेनिफिट भी कई सारे हैं, बेहतरीन मैनेजमेंट है, स्किल बेस्ड, वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, ज्यादा पैसे तो आपके मैनेजमेंट चार्जेस, मतलब आपकी ब्रोकरेज म्यूचुअल फंड के अंदर बाइंग सेलिंग की काफी कम होती है, और डाइवर्सिफिकेशन उसी से आना पॉसिबल है क्योंकि म्यूचुअल फंडों के पास पैसे की कमतरता नहीं चाहिए, उतने सेक्टर चाहिए, उतने कंपनियों को वो रोटेट कर सकते हैं, और एनी टाइम एग्जिट पॉसिबल है। और वेरियस आपकी पर्सनल फाइनेंस आपको क्या कहती है उसके हिसाब से आप लोग इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो वेरियस म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स आपको हमेशा अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड के जो कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम होंगी, वो इन्वेस्टर के लिए इन आउट का प्रकार क्या है? जनरली आप एनएफओ से खरीदेंगे, उसके बाद भी उसको खरीद सकते हैं। कब? जब वो स्कीम ओपन एंडेड है तो एनएफओ में भी खरीदना पॉसिबल है, और जो स्कीम ओपन एंडेड है एनएफओ के बाद लाइफ लॉन्ग जनरली ओपन होती है, उस स्कीम में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस स्कीम में आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। स्कीम का एज सच कोई स्पेसिफिक लाइफ नहीं होता, और मार्केट के 80-90% स्कीम एटलीस्ट ओपन एंडेड ही होते हैं, ओके। तो टाइम का कोई इश्यूज नहीं है, सिर्फ इतना दो पार्ट छोड़ना है, टैक्स सेविंग एंड क्लोज एंडेड, बाकी एवरीथिंग इज ओपन एंडेड। जैसे मैंने कहा क्लोज एंडेड स्कीम का बेसिकली टाइप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स का प्री डिफाइंड होता है, और अनेक क्लोज एंडेड स्कीम बाद में ओपन एंडेड स्कीम में भी कन्वर्ट होते हैं। और म्यूचुअल फंड खरीदने का और एक आधुनिक प्रकार जो छोटे से अमाउंट के लिए बनाया गया है और आसानी से आप बाय सेल करें, तो उस म्यूचुअल फंड की थोड़ा सा मॉडर्न रूप को कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहाँ आपको कभी भी गोल्ड बीज, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, निफ्टी बीज, निफ्टी का ऑलमोस्ट 100 to 1000 डिनोमिनेशन वाला छोटा सा रूप ऐसे देखने को मिलता है। तो आप इंडेक्स ईटीएफ होते हैं, और इंडेक्स ईटीएफ में भी कई इंडिया देश के अब्रॉड के भी आते हैं। तो ऐसे आपको छोटे से यूनिट्स में एनएससी बीएससी पे खरीदने का म्यूचुअल फंड का यूनिट भी अवेलेबल है, और इस थीम को कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। स्टार्टिंग में ये स्कीम खुद लॉन्च करती है म्यूचुअल फंड हाउस, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग इन स्कीम का आगे का बाइंग सेलिंग सेकेंडरी मार्केट एनएससी बीएससी से होता है। कि ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड मोस्ट लाइकली हम म्यूचुअल फंड हाउस से खरीदते हैं और म्यूचुअल फंड हाउस को ही बेचते हैं। ईटीएफ जैसे म्यूचुअल फंड के यूनिट हम स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड हाउस से खरीदते हैं, और बाद में स्कीम लॉन्च होने के बाद लाइफ लॉन्ग हम एनएससी बीएससी ऐसे सेकेंडरी मार्केट के प्लेटफॉर्म से ही मोस्ट प्रायोरिटी पे बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। आई होप सो कि आप में से किसी के पास ईटीएफ भी होगा, है किसी के पास एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? निफ्टी जो आप देखते हैं तो उसका एक पॉपुलर रूप है निफ्टी बीज। बैंक निफ्टी कितने लोग ट्रेड करते हैं उसका एक पॉपुलर यूनिट आता है बैंक बीज। अभी बैंकिंग सेक्टर डाउन है, गवर्नमेंट के आपने देखे होंगे तो भारत मिनिटू ईटीएफ है, क्या गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है? यस, मोतीलाल ओसवाल का नास्डैक 100 है, सुपर रिटर्न उसने दिए ओवर द पीरियड, ओके। तो ये आपको देखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बहुत है, ऑप्शन समझने हैं, ईटीएफ भी है, और बहुत इंटेलिजेंटली उसको खरीदना है, कभी भी नहीं खरीदना है, कभी नहीं बेचना है।
तो कन्वीनियंस पहले देखना कि ये भी तरीका है वो भी तरीका है, और एक मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो परफेक्टली मैच होता है कि कब हमने ईटीएफ खरीदने चाहिए, कौन से खरीदने चाहिए और कैसे उसको बेचने चाहिए। ये भी एक स्किल होता है, क्योंकि केवल प्रोडक्ट रेडी इसलिए इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न नहीं आ सकते, और आप 3 5 10 साल स्टे इन्वेस्टेड रहेंगे तो ये कोई पौधे नहीं है कि जो समय के हिसाब से बढ़ जाएंगे, ये भी याद रखना। ओके, तो स्कीम के लिए एक वर्ड हमेशा याद रखना, लिख के रखना। स्कीम का हमेशा एक वर्ड याद रखना, थीम। स्कीम नहीं होते, थीम बेस्ड स्कीम होते हैं। जिसको थीम समझती है उसको स्कीम के रिटर्न भी समझते हैं और वो हैप्पी होता है। आप केवल म्यूचुअल फंड और स्कीम देख के वर्क नहीं कर सकते। याद रखना, स्कीम के थीम समझ में आने चाहिए। म्यूचुअल फंड का कोई भी स्कीम हो, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, पैसे लगाने के बाद रिटर्न कैसे आना चाहिए, यूनिट खरीद के यूनिट बेच के ही पैसा चाहिए, इसके अलावा बीच में कोई भी कैश फ्लो नहीं चाहिए, तो उसको ग्रोथ ऑप्शन कहते हैं। ओके, तो वो सब ऑप्शन होता है कि आपको क्या खरीदना है। ओपन एंडेड में ग्रोथ चाहिए क्या, तो दूसरा क्या होता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड में बीच बीच में वो आपको कैश फ्लो आउट करते हैं म्यूचुअल फंड उनके पोर्टफोलियो के वैल्यू से, उसको डिविडेंड पे आउट ऑप्शन कहते हैं। यहाँ आपको डिविडेंड भी मिलेगा एज वेल एज अपने यूनिट भी कभी भी बेच सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, डिविडेंड और ग्रोथ दोनों ही इसमें। मतलब ग्रोथ का मतलब क्या है, यूनिट बेच के पैसे मिलना, और डिविडेंड मतलब जब तक यूनिट होल्ड है तो डिविडेंड से भी पैसे आना। और एक प्रकार होता है डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, जो डिविडेंड आ रहा है, जो कैश आपके सेविंग अकाउंट में जा रही है, वो जाने के बजाय उसी स्कीम में वापस रीइन्वेस्ट हो सकती है, और मे बी पर्टिकुलरली लोअर एनएवी पे। तो ये बेसिकली कोई भी स्कीम में आपको ऑप्शन है कि ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड में पैसे डालने के बाद उसका अगला बर्ताव आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटर्न मींस कैश फ्लो आपके पास वापस आने के लिए आप क्या चाहते हैं, ग्रोथ, डिविडेंड, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। होप सो आप ये भी सोचेंगे कि कौन सी स्कीम अच्छी है, ओपन एंडेड की क्लोज एंडेड। मोस्ट लाइकली ओपन एंडेड स्कीम्स अच्छी होती है, और बट आपने उसको 3 5 10 साल का मार्केट कंडीशन और आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से टाइम देना चाहिए। सेकंड, कौन से ऑप्शन अपने बेहतर चुनने चाहिए, ग्रोथ की डिविडेंड। आई थिंक जिन लोगों को 2 5 10 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड समझता है कि क्यों करना है, रिटर्न कितना कम ज्यादा आ सकता है, और इसके हिसाब से लाइफ के कौन से गोल पैसे के आधार पे पूरे होने वाले हैं, और बीच बीच में ऐसे म्यूचुअल फंड के पैसे विड्रॉ करके अपने लाइफ का कोई खर्चा होना ही नहीं है जरूरी पूरा होना, तो ऐसे लोगों ने ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहिए। जो लोग सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड है, या कोई वजह से कैश फ्लो ब्लॉक्ड है, तो उन लोगों ने डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लेना चाहिए, जिसकी सचमुच में जरूरत है तो। ओके, तो ये बाकी के कैलकुलेशन भी आपको थोड़ी समझ में आना चाहिए कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा क्या होता है। बट आई होप सो जिनको बीच बीच में पैसे की जरूरत नहीं है और होरिजन क्लियर है होल्डिंग का, और उसके आधार पे जो कॉर्पस बनेगा उसका एक्सपेंडिचर का जो लाइफ गोल कहते हैं, कोई रिटायरमेंट है क्या कोई आपका होम है, तो उन्होंने ग्रोथ ऑप्शन ही चुनना चाहिए। ओके, और अविश्वास नाम की कोई चीजें होती नहीं, यहाँ मार्केट कंडीशन म्यूचुअल फंड हाउसेज मोस्ट लाइकली सेम ही रहते हैं। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के प्रकार क्या आते हैं, इक्विटी फंड, शेयर में पैसे लगाना ही म्यूचुअल फंड का प्रमुख पर्याय रिटेलर्स के लिए होता है। शेयर्स में भी कैसे पैसे लगाना है, अलग अलग सेक्टर पे, जिसको हम डाइवर्सिफाइड तरीके से पैसे लगाना कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड की वन ऑफ द फर्स्ट लेवल पॉपुलर स्कीम होती है लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब क्या कि अगर आप सीमेंट सेक्टर लेंगे तो अल्ट्राटेक उठाएंगे, टेलीकॉम लेंगे तो भारती टेल उठाएंगे, फार्मा लेंगे तो आपके पास सिप्ला होगा। ऐसे अलग अलग सेक्टर की बड़ी कंपनियों को लेके जो म्यूचुअल फंड की स्कीम बनेंगी उसको लार्ज कैप स्कीम कहते हैं। और ऐसी डिफरेंट सेक्टर के कंपनियों को लेंगे आप मिड साइज, उसको कहते हैं इक्विटी मिड कैप। स्मॉल कैप मतलब उसी इंडस्ट्री की डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री की छोटी कंपनियों को लेके कामकाज किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल कैप। जैसे आप मिड कैप में देखेंगे तो आपको सीमेंट में सागर सीमेंट मिलेगा, प्रिस सीमेंट मिलेगा। स्मॉल कैप के अंदर आप जाएंगे तो आपको कोई न्यू इंडस्ट्री की कंपनियां मिलेंगी। ओके, तो दिस इज जैसे मान एवरेस्ट कांटो कोई कंपनी होंगी सिलेंडर वाली, तो दिस विल कम इन स्मॉल कैप। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर की कंपनियां स्मॉल कैप के अंदर ली जाती है, और इन सबका एक मिश्रण करना है आपको, तो उसको मल्टी कैप कहते हैं। तो ये ऐसे थीम होते हैं जिसके आधार पे कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस स्कीम बना देता है। अभी सेबी के रूल के वजह से सेबी म्यूचुअल फंडों को अननेसेसरी थीम क्रिएट करना अलाउ नहीं करती कि आप अपने इमेजिनरी से वर्चुअलिटी से
थीम क्रिएट करे लेकिन प्रैक्टिकली वो रिपीटेड थीम है, तो दैट इज नॉट अलाउड। तो अभी पिछले 5-10 सालों से स्कीम का थीम से भी तय करता है कि हाँ ये थीम देश में चल सकती है और इसी थीम पे स्कीम म्यूचुअल फंड हाउसेस चलाएं। पहले ऐसे नहीं था, पहले थीम के नाम पे बहुत सारी चीजें बन सकती थी और बेवजह क्लाइंट को कंफ्यूज करते थे। म्यूचुअल फंडों में इनकम टैक्स बेनिफिट केवल एक ही स्कीम को आता है, इक्विटी, और वो 3 साल परचेस के बाद लॉक होती है, जिसको 80C के अंडर बेनिफिट मिलता है। इसका पूरा नाम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, दूसरी शब्दों में कहते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम। और आई होप सो जितने कितने भी टैक्स सेविंग के प्रोडक्ट है, यूलिप होगा, इंश्योरेंस होगा, पीपीएफ होगा, पोस्टल स्कीम होंगे, ये केवल एक में 80C का प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट का कि जिसका लॉक इन पीरियड सबसे कम है और पॉसिबिलिटी पे रिटर्न पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ट्रू और फॉल्स? टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जो होता है ना, जैसे एलएनटी टैक्स एडवांटेज है वन ऑफ द स्कीम, ओके, ये सबसे लोएस्ट होल्डिंग पीरियड है और पॉसिबिलिटी पे सबसे हाईएस्ट है। अभी आप लोग मुझको तो जानते ही है, तो मेरे लाइफ में मैंने पिछले 7-8 सालों में अगर टैक्स सेविंग का कोई एक ही प्रोडक्ट यूज किया होगा हेवीली 90%, तो केवल टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। अभी सेशन छोटा है इसलिए मैं इतने दिखा नहीं चाहूंगा कि सारे इन्वेस्टमेंट्स क्या है, बट आज से बिल्कुल एक साल पहले कोरोना के पीरियड में मार्च 2020 में जिस किसी ने उस महीने में टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए होंगे, आज उसके रिटर्न कम से कम 60 से 80% है विद इन 1 ईयर रिटर्न। ट्रू और फॉल्स? मार्च 2020 में जिसने टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में उस साल का लमसम निवेश किया होगा और साल भर भी रुका होगा, अभी 2 साल और रुकना है, तो उसकी रिटर्न मिनिमम 60 to 80, सम केसेस में 90% भी आता है। और लोगों का हमेशा मानना होता है कि हमको टैक्स सेविंग प्रोडक्ट में नहीं पैसे लगाने, हमको टैक्स भरा तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा आज तक का अनुभव कहता है कि टैक्स बचाने के लिए अगर हम पैसे लगाते तो बाद में प्रिंसिपल ही इरोड होता है। आर यू दैट टाइप ऑफ थिंकिंग और एक्सपीरियंस समटाइम इन योर लाइफ कि टैक्स भरना बेहतर है? ये किधर टैक्स सेविंग के लिए पैसे लगाते हैं? लॉक इन पीरियड भी लंबा आता है, लॉक इन पीरियड खुलता है तो रिटर्न नेगेटिव रहता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंडों के तहत हमारे पैसे केवल भारत देश में नहीं लग सकते, दुनिया के दुनिया के किसी भी जगह पे आपके पैसे लगाए जा सकते हैं। ये मामूली 5,000 10,000 आप जापान में, यूरोप में, अमेरिका में भी लगा सकते हैं। मैं अगर आपको ये कहूँ कि ऐसा आपको लग सकता है कि म्यूचुअल फंड का प्रबोधन है, लेकिन भारत में वो हो चुका है। पिछले 3-5 सालों से भारत के अंदर बहुत सारे लोग कंज्यूमर के लेवल पे ही ग्लोबलाइज हो चुके हैं, ऐसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लेवल पे भी ग्लोबलाइज होने के फायदे समझ चुके हैं। पर्टिकुलरली 2-3 सालों में अनेक लोगों ने यूएस मार्केट पे म्यूचुअल फंडों के तहत पैसे लगाए और उसके भी रिटर्न 50-100% पर एनम रहे हैं। आर यू अवेयर विद दिस फैक्ट कि आपके 10-20-30 हजार म्यूचुअल फंड के तहत इंटरनेशनल स्कीम में जा सकते हैं? अपने ही डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेस डायरेक्ट इनडायरेक्टली अमेरिका में निवेश करते हैं और आपको एक अच्छा कंट्री लेवल का डाइवर्सिफिकेशन और एक हाईएस्ट रिटर्न भी आ सकता है। हम है डेवलपिंग इकोनॉमी और वो लोग है डेवलप, तो कभी कभार हमको मंदी से तेजी की और ये बिजनेस साइकिल में आने के लिए काफी लंबा वक्त लगता है और ये डेवलप नेशंस को काफी कम वक्त लगता है, और ऐसे वक्त पे हमारे रिटर्न्स इस देश में लैग करते हैं। अगर किसी ने इस तरह का सोचा होगा तो ही शुड रिप्लाई कि हम देश में है, देश प्रेमी लोग हैं, हमने यहाँ ही रहना चाहिए, लेकिन हम हमारा पैसा बढ़ने के लिए बाहर गया तो चलेगा ना? हमारे बच्चे कैसे पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, तो हमारे पैसे भी बढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं क्या? जाने चाहिए क्या? अलाउड है क्या कि बच्चे ही बाहर जाने चाहिए पढ़ने के लिए? जाओ बच्चों, बाहर पढ़ के आओ, वहां ही जॉब करो, वहां ही सेटल हो जाओ ग्रीन कार्ड लेके, सिर्फ हमारा पैसा भारत में रहना चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंडों में बहुत फ्लेवर्स है। सेक्टोरियल मतलब आप चाहे तो केवल आईटी सेक्टर में पैसे लगा सकते हैं,
केवल फार्मा पे लगा सकते हैं। ऐसा मैंने बोला ना फार्मा में, मुझको याद आता है 2-3 साल से मैं लोगों को रिकमेंड कर चुका हूँ, फार्मा के रिटर्न 70-80% पर एनम भी आ चुके हैं। आर यू अवेयर? थीमेटिक फंड्स है, आप केवल कंजम्पशन है, केवल गोल्ड माइंस है, ऐसे अलग अलग थीम पे पैसे, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एक्सपोर्ट, लॉट्स ऑफ थीम्स तो देश की इकोनॉमी के साथ चल सकती है। देखो देश के अंदर दो थीम है, एक भारत देश में क्या चल सकता है वो एक थीम है कि हाँ आपके पास सर्विस इंडस्ट्री चलती है, आपके पास लोग कंज्यूम बहुत करते हैं, तो एक भारत देश के अंदर क्या चलता है एक थीम है। सेकंड, भारत की कंपनियां क्या कर सकती है, दुनिया में एक्सपेंड हो रही है क्या, या दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है क्या, ऐसे लॉट्स ऑफ थीम इंडिया के अंदर है। तो ऐसे कोई भी थीम है जो 6, 12, 18, 24, 36 महीने तक स्ट्रांगली चलेंगी, उसके ऊपर पैसे लगाने का मौका म्यूचुअल फंड के स्कीम आपको अवितरत नए नए स्कीम लॉन्च करके देते ही रहेंगे। बराबर? तो जैसे एक थीम चल रही है पिछले साल भर से, ईसीजी। ओके, तो ये भी एक थीम है, एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस, वॉटेवर। इंडेक्स फंड, आप चाहे तो सेंसेक्स, निफ्टी, ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को म्यूचुअल फंडों के तहत खरीद सकते हैं। डेप्ट फंड मतलब बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट के होते हैं और डिवेंचर जो प्राइवेट सेक्टर्स के होते हैं, उनको आप खरीद सकते हैं। तो दोनों को मिक्स करें तो उसको इनकम या डेप्ट फंड कहते हैं। और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के ही, मतलब गवर्नमेंट की कोई भी बॉडीज होती है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर आपके नाबार्ड सीट को ऐसे लोग हैं, इनके केवल बॉन्ड्स खरीदे तो उसको गिल्ड फंड कहते हैं। तो दोस्तों आर यू अवेयर कि गिल्ड फंड भी 20, 30, 40% का रिटर्न पर एनम देते हैं, एफडी के स्टाइल के हमेशा 7, 8, 12% नहीं। ट्रू और फॉल्स? आपने कभी सोचा है, जिंदगी में कभी महसूस किया है कि डेप्ट फंड, पर्टिकुलरली गिल्ड फंड भी अगर आप एनालिसिस करके इंटरेस्ट साइकिल के साथ उसका सही तालमेल बिठाए तो डेप्ट फंड भी 15, 20, 25, 30% रिटर्न पर एनम दे सकता है, जिसको आप 2-3 साल बेहतरीन इंटरेस्ट साइकिल के साथ इन आउट करें तो आपके रिटर्न आ सकते हैं। ये मत सोचना कि वो एफडी 6% ही देती है तो डिवेंचर 8% देती है। बराबर? दैट विल नॉट वर्क। हाइब्रिड मतलब इक्विटी और डेब्ट दोनों को आप क्लब कर सकते हैं। दोस्तों एक स्कीम के रिटर्न को पढ़ते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप स्कीम है, इसका डायरेक्ट प्लान 2 जुलाई की एनएवी है 62 रुपए। इसकी रिटर्न कैसे पढ़े आप? 2 जुलाई से एक महीना पहले जिसने पैसे लगा के रिटर्न देखने की कोशिश की है तो केवल 1.7% ही रिटर्न या प्राइस राइज है इन अ 1 मंथ। गुड और बैड? 3 महीने का रिटर्न 6%। मतलब आज से एक महीना पहले जिस एनएवी पे खरीदा होगा और आज देखे तो सिर्फ 2% प्लस, एक महीने में, 3 महीने में 6.7% प्लस है। ओके, 6 मंथ में 14.7% प्लस है, और 1 ईयर में 50% प्लस है। तो जस्ट मैं एक छोटा पैच लेता हूं, एक महीने से लेके एक साल के पीरियड में कहां तक के किसके रिटर्न से आप खुश हैं? एक महीने से लेके एक साल तक ये जो कुछ रिटर्न दिख रहा है, एक प्रोमिनेंट डोमिनेंट स्कीम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी लार्ज कैप स्कीम। किस पीरियड के रिटर्न से खुश है? 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर? क्योंकि माय फ्रेंड्स, आप इंट्राडे में इन आउट करेंगे, शॉर्ट टर्म में शेयर के साथ करेंगे, आपने सुना नहीं होगा कि कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम लेके 1-2 महीने के बाद बेचेगा। जनरली बेच सकते, वहां कोई डेडलाइन नहीं है। जनरली मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि किसी का माइंडसेट होता होगा भी, नहीं भी होता होगा, म्यूचुअल फंड में आना है, नहीं आना है, रखना है, क्योंकि जब तक आपको उसका एनालिसिस, कंपैरिजन और एक्चुअली प्रॉफिट बेस्ड अनुभूति नहीं होगी ना, तब तक आपसे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन द एंड समझ और पैसा आ गया, आपकी बात बनेगी। तो दोस्तों एक महीने का रिटर्न 2%, इसका मतलब ये थोड़ी कि साल में 24% रिटर्न आएंगे। तो दिस इज नॉट एनी मैथ्स। म्यूचुअल फंड में आप 2-3 महीने के बाद बेच भी सकते हैं, लेकिन लोग उसका या तो एडवांटेज नहीं उठाना चाहते या समझ भी नहीं पाते।
तो अक्सर लोगों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट साल 2 साल 3 साल का चला ही जाता है। किसी ने जबरदस्ती नहीं की आपको कि आप 3 साल म्यूचुअल फंड रखो। आप 6 महीने के बाद ही बेच सकते हैं, लेकिन आप बेचते क्यों नहीं है? लोग बेचते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? कोई जवाब है आपके पास? कि म्यूचुअल फंड में जो आप 2 4 6 महीने के बाद बेच भी सकते हैं, तो लोग बेचते क्यों नहीं है? तो माय फ्रेंड्स, अभी ये 1 साल का रिटर्न 50% है, लेकिन 3 साल का एवरेज रिटर्न निकाले तो 14% है। 5 साल का लास्ट टोटल रिटर्न नहीं है ना, सीएजीआर टाइप के रिटर्न है 14.65। अब बताओ, 1 से 7 साल में आप कहाँ खुश हो? 1 ईयर एवरेज 50%, 3 ईयर एवरेज 14%, 5 ईयर एवरेज 14.6, 7 ईयर एवरेज 13.23। वेयर आर यू हैप्पी? आपकी हैप्पी की ना पार्शियलिटी नहीं, अलग अलग स्टेज की होनी चाहिए। कैसे होता है दोस्तों, 1 साल की रिटर्न 50% से सब खुश होंगे, बट ये सोचना है कि ये कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी नीचे आई थी और स्टॉक के प्राइजेस जो सस्ते हुए थे, उस रो रेट से अब तक आप आए, तो आपका रिटर्न 50% है, जो स्वाभाविक आपको 1 साल के बाद नहीं मिलेगा वापिस। 30-40% आ सकता है अगर इकोनॉमी रिकवरी में कंटिन्यूस रहे तो। लेकिन 5 साल के पीरियड में भी आपको 14% आना फंटास्टिक रिटर्न है। 5 साल पहले निवेश करके आज उसका रिटर्न 14.6% पर एनम आना फंटास्टिक रिटर्न है। क्योंकि ये कुछ भी मत करो, चुपचाप बैंकों में एफडी करो, नेशनलाइज से लेके कोऑपरेटिव में, आपका रिटर्न 5-6% है। वहां डर है इंटरेस्ट कम होगा उसका डर नहीं है, बैंक डूब जाएंगी क्या आरबीआई के सख्त नियमों से, इसका भी डर रहता है। और हार्डली 4-5-6% के ब्याज से बैंक में पैसे पड़े आपके, और 5 साल में रिटर्न आपको 14% आता है, तो ये ऑलमोस्ट 2.5 टाइम ग्रेटर है। ओके, 2.5 टाइम ग्रेटर है। तो आई थिंक आप लोग म्यूचुअल फंड में 5-10 साल का निवेश करेंगे, तेजी मंदी इकोनॉमी में आती रहेंगी, आपको जनरल लेवल पे जो एफडी का रेट है उससे डबल ट्रिपल का रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। सिर्फ आपकी समझ, होल्डिंग, स्कीम सिलेक्शन बेहतर चाहिए, तो ये रिटर्न मैटर करता है। और आपको ये ऐसा लगता है कि 1 साल में 50% रिटर्न फंड का है, 1 साल में 325% रिटर्न टाटा स्टील का है। 1 साल में 325% रिटर्न टाटा स्टील का है, लेकिन उसके लिए बॉटम पे खरीदना, टॉप पे बेचना पड़ता है। और 1 साल में म्यूचुअल फंड का रिटर्न 50% है, तो अगले साल वो आएगा ऐसे नहीं है। तो दैट्स वाई 3-5-10 साल जब जिंदगी गुजरती है और उसमें ढेरों पैसे लगते हैं हमारे, तब हमारे लिए 15, 18, 20, 22, 25% की दुनिया सही एक्चुअल दुनिया है। और इसको जितना समझे और रोटेट करे और बेहतर करे, उसमें हमारे रिटर्न्स आते हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में क्या कहते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ स्कीम्स फ्यूचर परफॉर्मेंस। क्योंकि पीछे बीता हुआ इकोनॉमी है, कंपनी है, मार्केट कंडीशन है, इसमें कैसे वर्क किए, इसका एक मैथमेटिकल एक्चुअल रिटर्न है। ये कोई गारंटी या स्ट्रॉन्ग हकीकत नहीं बयां करता कि आगे वैसे रिटर्न आएंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज का खेल ऐसा है कि जैसे मान के चलो कि कोई क्रिकेटर है या बॉलीवुड का स्टार है जिसकी उम्र 20-30 साल की है, और 10 साल पहले तक उसने अच्छा, क्रिकेटर ने बैटिंग की है या एक्टर ने अच्छी एक्टिंग की है, तो आगे भी उसके 10-20 साल बेहतर पड़े तो वो वैसे ही परफॉर्म करेगा। क्योंकि ये एबिलिटी के पॉसिबिलिटी का खेल है, सिर्फ खोखले पॉसिबिलिटीज का खेल नहीं है। अगले 5-10 साल म्यूचुअल फंड में पैसे लगा के आपके पैसे एफडी में नहीं लगते, म्यूचुअल फंड इक्विटी में पैसे लगा के आपके पैसे रियल एस्टेट में नहीं लगते। तो म्यूचुअल फंड की एसेट इक्विटी है, तो इक्विटी की तरह ही परफॉर्म करेंगे। और ये समझ जिसको आती है ना, वो रिटर्न कभी रिटर्न नहीं मांगता। ट्रू और फॉल्स? जिसको समझ आती है ना इन्वेस्टमेंट की, इक्विटी की, प्रोडक्ट क्या, एनालिसिस क्या, प्राइस क्या, रिटर्न कैसे आते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो समझदार व्यक्ति रिटर्न के लिए कभी रिटर्न कंडीशन नहीं छोड़ता कि कोई देगा क्या मुझको रिटर्न गारंटी कि दिस मच आई विल गेट।
इसलिए ये एबिलिटी के पॉसिबिलिटीज के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और आप इसलिए इनकी एबिलिटी पहचानो कि ये इक्विटीज है, ये लार्ज कैप है, ये मिड कैप है, ये सेक्टोरियल है। इनके स्कीम के पोर्टफोलियो के स्टॉक देखो, उनके वैल्यूएशन देखो, थोड़ी डायरेक्ट इक्विटी मार्केट की समझ अगर आपके पास आते हैं तो इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के तहत लाइफ बेटर करना बहुत आसान है। याद रखना, एक सिंपल लॉजिक हो सकता है, डायरेक्ट एसेट का जितना बेहतरीन नॉलेज है, एसेट क्या, रिटर्न क्या, कैसे आते हैं, और उसको इनडायरेक्टली मेजर फंड से स्टार्टिंग में डालना आपके लिए बेहतर पैसा आ सकता है, क्योंकि समय के बाद आर्थिक निराशा नहीं आनी चाहिए कि समय गया, इन्वेस्टमेंट हुआ लेकिन पैसे नहीं बने। दोस्त, ये जिंदगी में तो नहीं होना चाहिए। ये देखो, एक साल का रिटर्न है आईसीसी प्रूडेंशियल का 50%, एक्सिस ब्लू चिप का 46% है, मेरा एसेट का 53% है। तो माय फ्रेंड, स्कीम के रिटर्न्स वेरी करेंगे क्या? ऑब्वियसली स्कीम के रिटर्न्स वेरी करेंगे एक ही कैटेगरी में, क्योंकि अलग अलग म्यूचुअल फंड से, अलग अलग कॉम्बिनेशन से आने के बाद लोग सोचेंगे कि म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन कैसे करें, म्यूचुअल फंड का टाइप क्या है, एग्जैक्ट थीम क्या है, फंड मैनेजर कौन से, चार्जेस क्या है इनके, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का एट्रीब्यूट्स क्या है, कौन से स्टॉक से बना, सेक्टरल वेटेज क्या है, बहुत सारे रेशो आते हैं, अल्फा क्या है, ट्रेनर रेशो क्या है, शार्पर रेशो क्या है, ऐसे 5-7 पैरामीटर पे म्यूचुअल फंड के स्कीम का कंपैरिजन करके आप बेहतर स्कीम्स चुन सकते हैं। याद रखना, 1-2-3% भी म्यूचुअल फंड में अगर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स आते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट 5-10-15 साल के लिए चलते हैं, वो 1-2% भी लाखों और दशलक्षों में कन्वर्ट होते हैं। ट्रू और फॉल्स? 1-2% भी अगर आपकी स्कीम बेटर रिटर्न देती है 10-15 सालों के लिए, और आप 5-10 लाख रुपए भी लगाते हैं, ये अमाउंट 5-10-20 लाख में जाती है, 5-10-20 रुपए में, 10,000 में नहीं। लाख को छोड़ा, दशक पकड़ा, दशलक्ष, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ऐसे आंकड़ों में जाती है। आएंगे अभी कुछ ही मिनटों में आंकड़े ऐसे बड़े बड़े। तो यहाँ मैटर क्या करता ना कि इसने एक ने रिटर्न 50% दिया, तो इसका 3 ईयर एवरेज है 14, इसका एवरेज है 17, ये 3%, ये बहुत बड़ा रिटर्न गैप बना सकता है आपके लिए। और इसीलिए थोड़ा सा रेगुलर टच स्टडी आवश्यक है। आप ये नहीं कह सकते कि समझ नहीं है, नहीं सीखूंगा, भरोसे पैसे लगाऊंगा। भरोसे भी खुद की जिंदगी रखो, इन्वेस्टमेंट नहीं। बराबर कह रहा हूं ना, भरोसे के ऊपर खुद की जिंदगी रखना होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। म्यूचुअल फंड को खर्चे है क्या? यस, बट म्यूचुअल फंड के सारे खर्चे आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर से माइनस होंगे। इन्वेस्टमेंट करते वक्त एंट्री लोड पिछले कई सालों से नहीं है, तो कंटिन्यूस बेसिस पे आपको रिकरिंग एक्सपेंसेस लगते हैं, जहां पूरा फंड मैनेजमेंट का ऑपरेशन टाइम, मैनेजर की पूरी फी, एमसी की फी इंक्लूड है, और उसका मैक्स लेवल है, स्लैब वाइज है। एक ही लेवल बताऊंगा कि फंड के पास 100 करोड़ है तो 2.5% लग सकता है, और समवेयर अराउंड 700 करोड़ के आगे का जो कॉर्पस है उसको लोएस्ट 1.7 पॉइंट जाता है फॉर द इक्विटी। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे म्यूचुअल फंड का टोटल चार्जेस 0.8 से लेके 1.5 तक पर एनम जाता रहता है। मतलब 1 लाख रुपए के पीछे 800 से लेके 1500 रुपए का चार्ज म्यूचुअल फंड इंटरनली माइनस कर लेते हैं, तो जिसका ट्रांसफॉर्मेशन आपके एनएवी को इंटरनली कैलकुलेशन में रिड्यूस होने में होता है। इज इट? तो ये इंटरनली रहेगा, और आपकी एनएवी इंटरनली वैसे रिड्यूस नहीं होती, लेकिन वैल्यू रिड्यूस होने की वजह से एनएवी कम बनती है। बट आई थिंक ये सबसे छोटा चार्ज है, क्योंकि आप पीएमएस सर्विसेज या कोई बाकी की भी चीजें पकड़ ले तो इनसे में इससे कई ज्यादा चार्ज होता है। तो आई थिंक ऑनेस्टली वेल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट विद द अवेलेबल पॉसिबल लोएस्ट रेट्स में अवेलेबल है म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंडों के पास आपके लिए एसआईपी है, एसटीपी है। एसटीपी में बताऊंगा सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, एसडब्ल्यूपी आगे बताऊंगा। तो माय फ्रेंड्स, अभी मैं 2-3 कंपैरिजन आपको बता रहा हूं, उसको ठीक से देखना। जैसे आपने वो स्टॉक का कंपैरिजन ठीक से देखा होगा ना, आप म्यूचुअल फंड का सबसे और बेहतर प्रकार आपके लाइफ के गोल अचीवमेंट के लिए कैसे कर सकते देखना। तो दोस्तों, आपको पहले रिटायर होना है कि पहले गोल पूरे करने हैं? पहले गोल पूरा करते हैं आपके। ओके।
आपका गोल हो सकता है घर खरीदना, कार लेना, हायर एजुकेशन या वर्ल्ड टूर। मुझको पूरा विश्वास है कि 2 लस होने के बाद, 2 वैक्सीन होने के बाद आप वर्ल्ड टूर के लिए जाने वाले हैं। नहीं नहीं, इस 1-2 साल आप भारत में ही घूमेंगे। हमने कैसे होटल कंपनियों के शेयर लिए ना, तो उनके रेट कैसे बढ़ेंगे। तो माय फ्रेंड्स, जस्ट मैं आपको एक छोटा सा 1-2 एग्जांपल दिखाता हूँ। कोरोना जब स्टार्ट हुआ था ना, नोटिस हुआ था हम सबको, क्या पर्टिकुलरली मुझको। 5 मार्च 2020 को मैंने एसआईपी स्टार्ट की और अभी आपके प्रेजेंटेशन तक उसको जारी रखी। तो महीने कितने हुए? 16। पर महीने कितने डाले? 3000। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब क्या? आप पर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट पर्टिकुलर डेट से किसी भी ओपन एंडेड स्कीम में डाल सकते हैं। जनरली हम इक्विटी में डालते हैं और अच्छे आकलन के लिए लार्ज कैप में ही डालना चाहिए। तो ये इक्विटी लार्ज कैप स्कीम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, जो मैंने अभी पीछे दिखाया था, जिसका 1 साल का रिटर्न 50% था। तो आपने डाले 3000 पर मंथ, तो आपके 16 इंस्टॉलमेंट मतलब 16 महीने में हुए 48,000 गए और आज उसकी वैल्यू 62,000। और एब्सोल्युटली 1 ईयर वाला सीएजीआर, जिसको एक्सआरआर भी लिखा है, वो 45.4% है। गुड और बैड? अरे कोरोना के स्टार्ट से अब तक का भी कोरोना ही पीरियड है, तो मैंने जानबूझ के ऐसे आंकड़े लिए हैं। जनरली मैं ऐसे लेता नहीं कभी, बट अब ये पीरियड ही ऐसे लगा, तो मुझको लगा कि ऐसे जरा लोगों को जरा ये याद रहता है, हाँ कोरोना इस वक्त स्टार्ट हुआ था। अभी देखो, अभी भी कोरोना गया नहीं है, बरसी बना रहा है, पहला साल पूरा हो गया उसका। तो 45% रिटर्न कोरोना के वजह से, नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए, गुड और बैड। चलो, आप में से कितने लोगों की एसआईपी है? जिनकी है वो एक टाइप करे, SY। एस का मतलब एसआईपी और वाई का मतलब यस। SY टाइप करे, सो आई विल गेट कि अरे इतने लोगों की एसआईपी चालू है। यस, SY चलेगा। तो एस टाइप करने से ना आपको भी समझता है कि आपके पास एसआईपी है। ओके, वेरी गुड। बट मैं आपको एक सच बताऊं क्या मेरे मन का? मैंने जितने कितने भी बातें देखी सुनी है ना कोरोना के पीरियड में, आई स्ट्रांगली, आपने भी इसको नोटिस किया होगा कि कोरोना के पीरियड में अनेक लोगों की एसआईपी स्टॉप हुई। ट्रू और फॉल्स? कोरोना के पीरियड में अनेक लोगों की एसआईपी 2, 4, 6 महीने के लिए स्टॉप हुई। जिनको लगा है कि हुई है खुद की या दूसरों की, वो इधर लिखे स्टॉप। मतलब ये नोटिस दैट कि लोगों की इस पीरियड में करो एसआईपी स्टॉप हुई थी। तो क्या होता है ना कि ऐसे प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकली होते हैं क्या, यही मतलब की बात है। बट कुछ नहीं, स्टार्टिंग में क्या होता है ना, अज्ञान मार्केट का, कभी भी इमेच्योर तरीके से इन आउट होना, ये अनेक वजह से हम लोग रिटर्न्स मिस कर सकते हैं। तो मार्केट रिटर्न बना देता है, हम उसको मिस करके आते हैं। ये प्रमुख पिक्चर है यहाँ का। ऐसा तो नहीं ना कि कोरोना आया था और स्टॉक मार्केट भी नीचे गया था। अरे कोरोना भी डाउन, कोरोना भी आ गया, मार्केट भी डाउन और ऊपर ही नहीं उठा। मैं तो आपको अनेक सेशन में कहा, जिस दिन देश को लॉकडाउन में रखा गया था, उसके अगले दिन से शेयर मार्केट की वैल्यू मंदी से तेजी के लिए अनलॉक हो चुकी थी, समवेयर अराउंड 24 मार्च 2020 के बाद। ट्रू और फॉल्स? अब दूसरा पीरियड ऐसे ही मैंने सोचा है, देखो 23 में, नहीं मेरा कब का है, 5 मई 2014 से 2 जुलाई 2021, यहाँ मेरी एसआईपी चल रही है 86 मंथ से। और मेरा इन्वेस्टमेंट 2,58,000 है, उसकी करंट वैल्यू 4,26,000 है। 13% रिटर्न है। गुड और बैड? 86 मंथ्स के एसआईपी का ऑलमोस्ट 14% रिटर्न है। ये ऑलमोस्ट आपके एफडी से ट्रिपल है। अभी वापिस आप पूछेंगे कि मैंने यहाँ कौन सा इवेंट का एसआईपी दिमाग में रख के लाया हूँ, बताए आपको? क्या इसको कोई पहचान सकता है, ये कौन सा पीरियड है? ये कौन से पीरियड की एसआईपी दिखा रहा हूं मैं आपको? एक्चुअली मुझको ऐसे बताना नहीं चाहिए,
बट मैं ऐसे ही लेके आया कि लोगों को जनरल लेवल पे जब सोचते हैं ना, हाँ हॉट नहीं, ये जनरली ऐसी है, वो इलेक्शन है देखो, डिमोनेटाइजेशन नहीं, मोदी जी तो इस महीने में आए थे वो 2014 के मई में, और अब तक कंटिन्यू चालू है 86। तो मोदी पर्व में भी आपका देखो प्रगति हो रहा है 14%। तो आप क्यों निराश है? देश प्रगति करेगा, हर प्रधानमंत्री प्रगति करेगा, पक्ष प्रगति करेगा, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ होगा तो प्रगति कैसे होगा? तो कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट है देश के ऊपर। जैसे मैंने एक वाक्य सुना था, मैं से प्रमोट नहीं करता हूं, कि सरकार के साथ निष्ठा नहीं रखनी है, देश के साथ निष्ठा रखनी है। ऐसे मुझको बहुत बार सुनने में मिला। तो ये कोरोना पीरियड में मुझको ऐसे बहुत सारे वर्ड सुनने में मिले। मैंने कहा अच्छा है, देश के साथ हमारी पहली निष्ठा थी, तो अभी भी रहेंगी। और देखो देश के अंदर पैसे लगा के बैठ जाओ, वैसे सरकार के साथ भी हमारी निष्ठा है। तो देखो अपना इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, 14% पर एनम। तो आपने अपने एसआईपी को 18 महीने, 3 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा पीरियड देके, कोई भी टर्बुलेंट पीरियड हो उसके अंदर भी आप आगे जाते हैं, तो आपको हैंडसम रिटर्न आएंगे क्या? और आपका घर खरीदना, कार खरीदना, हायर एजुकेशन, वर्ल्ड टूर जिसकी अमाउंट कोई 10 लाख से लेके एक एक 2-2 करोड़ होती है, आई होप सो इसमें से कितने लोग मुंबई से हैं जो मुंबई से वो टाइप करें कि अभी सेशन में जितने लोग अटेंड है यहाँ, कितने लोग मुंबई से हैं? प्लीज टाइप एम मुंबई। अदिति कजरे, वेदिका राउत, ओके श्रद्धा। अभी अब मुंबई के अंदर आप देखना कि क्या घर की प्राइस है। वो सेलिब्रिटी के घर 50-100 करोड़ रुपए होते हैं, तो पब्लिक कभी भी घर सुनता हो तो कभी दादर के अंदर भी 2-3-4 करोड़ का होता है यार, और जाए तो 5 करोड़। मतलब मैंने तो ऐसे अनेक बार महसूस किया 4-5 सालों में, जो पुणे का टॉप है ना, वो मुंबई का बॉटम भी नहीं है सही लेवल पे जाए तो अगर हमको 1-2-3 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, मे बी 5 साल नहीं बोलूंगा मैं, 7-10-12-15 सालों में, तो सारा पैसा सर्विस बिजनेस से आना मुश्किल हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट सारा पैसा अल्टरनेट सोर्सेस पे केवल आप एफडी इंश्योरेंस से नहीं ला पाएंगे। गोल्ड बिल्ड थक जाएंगे। आपको एक हैंडसमली क्वालिटी इक्विटी, एक बेहतरीन फंड मैनेजमेंट टाइप से जाना चाहिए। और आपके दिमाग में एसआईपी नहीं, पहले कंपैरिजन होनी चाहिए कि मैं शेयर मार्केट में क्यों आऊं, एसेट क्या है, वैल्यूएशन क्या है, रिटर्न क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, स्ट्रक्चर क्या, कौन से तरीके जिससे हम पैसे बनाते हैं, कौन सी डू नॉट सम करते हैं जिससे पैसे हमारे जाते हैं, और उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ओके, सो होप सो कि आपने इस तरह के एसआईपीस कंटिन्यू करके अपने कई लाइफ गोल पूरे करने चाहिए। जस्ट मैं एक छोटा सा आपको एक आई ओपनर चीज बताता हूँ कि अभी आपके लाइफ गोल पूरे हुए क्या, मतलब आप म्यूचुअल फंड सीखेंगे, उसके अंदर पैसे डालेंगे, 3-5-10-12 साल रखेंगे, और भी थोड़ा इफ नॉट करेंगे आप, ऐसे नहीं कि एक साथ हो जाता है। तो अगर आपके लाइफ गोल पूरे हो जाएंगे तो उसके आगे क्या करना है आपको? रिटायर होना है ना? रिटायर किससे होना चाहिए? उम्र से रिटायर नहीं होना चाहिए। उम्र से रिटायर नहीं होना चाहिए, काम से रिटायर नहीं होना चाहिए। ओके, उम्र से रिटायर नहीं होना चाहिए, काम से रिटायर नहीं होना चाहिए। पता है रिटायर किससे होना चाहिए? प्रेशर से। ये प्रेशर नाम की चीज होंगी ना, उससे रिटायर हो जाओ कि अरे पैसा नहीं है, प्रेशर कम करो। बहुत सारे लोगों के मैंने अपने फैमिली के लाइफ गोल पूरे नहीं किए, उससे थोड़ा रिटायर हो जाओ। ओके, तो रिटायर तो आपको प्रेशर से होना चाहिए कि हाँ सफिशिएंट पैसा है, सारी चीजें आप हासिल हो सकती है, एंजॉय करो लाइफ को। और इसलिए आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं, क्या चलो 40-45 साल है, बहुत सारा पैसा पड़ा है। ऐसा नहीं कि उम्र हो गया 55 साल, पूरा काम ही छोड़ दिया, फिर रोग स्टार्ट हो जाते हैं, डिजीजेस। तो माय फ्रेंड्स, रिटायरमेंट के लिए लोगों को ये वर्ड्स पता होंगे, एन्युटी जो फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको, पेंशन प्लान्स, आई होप सो आपके पास एनपीएस भी होगा। कितने लोगों के पास एनपीएस है वो टाइप करना चालू करें। वी हैव स्टार्टेड एनपीएस, न्यू पेंशन सर्विस, एनपीएस।
भारत देश ने कितना प्रमोट किया है और आपको कितना टैक्स बेनिफिट 50,000 का एक्स्ट्रा दिया है, अनेक लोगों ने किया है। अब देश में ऐसे कोई अनजाने लोग नहीं है। अगर अनजाने हैं और मैं बोल रहा हूं तो फिर हो सके कि मेरे वजह से थोड़ा सा आपको प्रमोट हो जाए, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनईटी भी फिक्स इनकम देता है आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट टाइप में। पेंशन प्लान्स आपको बनाने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करके बाद में वो आपको पेंशन देते हैं। थर्ड, म्यूचुअल फंड का जो रास्ता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, बहुत गहराई से समझना, शांति से 2-3 बार इसको कैलकुलेट किए हुए सो मत जाना आज। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हम सबकी जिंदगी का, रिटायरमेंट का बेहतरीन सॉल्यूशन बन सकता है क्या? क्योंकि हम लोग शेयर मार्केट के साथ जुड़े हैं, म्यूचुअल फंड से भी जुड़े रहेंगे और थोड़ा बहुत हम इंटेलिजेंटली सोच सकते हैं, तो हमारी रिटायरमेंट की लाइफ फाइनेंशियल स्टेज पे बेहतरीन बन सकती है क्या? मैं ये नहीं कहता कि आपने एन्युटी लेना चाहिए, वो भी लेना चाहिए, पेंशन प्लान भी आपने लेने चाहिए, लॉट्स ऑफ, बट म्यूचुअल फंड केवल एसआईपी वाला रास्ता नहीं रखना चाहिए लाइफ गोल के लिए। एक पर्टिकुलर एज के बाद रिटायरमेंट का बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन होता है म्यूचुअल फंड का सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो जस्ट मैं आपको 1-2 मिनट दिखाऊंगा, आप इस कंपैरिजन को देखना, जस्ट 2-3 बार देखना इन आंकड़ों को। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी टॉप 100 ये इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी टॉप 100 इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम, लमसम 30 लाख रुपए किसी के पास आ गए, ग्रेचुइटी बोनस क्या क्या होता है ना, आ गया वो। कब आ गया? 2009 1 अप्रैल, मतलब मेरे हिसाब से मैं आपको परफेक्टली बताऊं, ये अमेरिकन क्राइसिस के बाद मार्केट जस्ट ऊपर उठना चालू हुआ था, वो पीरियड था 1 अप्रैल 2009। 30 लाख डाल के पर मंथ 18,000 का विड्रॉवल है, जो फैमिली की नीड उस वक्त पूरा कर रहा है, आज से 12 साल पहले। ओके, हर महीने के 10वें तारीख को, तब से लेके अब तक वो हमारी विड्रॉवल चालू ही है। 12 साल लगातार 18,000 रुपए हम निकाल रहे हैं पर मंथ। मार्केट ऊपर नीचे किधर भी जाए ना, जिंदगी जीने के लिए जीना है, खुशियों के लिए जीना है, खर्चों के लिए जिंदगी जीना है, मार्केट का क्या करना है हर दिन। क्लियर कट। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टॉप 100 स्कीम 30 लाख वन स्ट्रोक लमसम इन्वेस्टमेंट, और अमेरिकन क्राइसिस के एंड के बाद हमारा ऐसे रिटायर हो गए थे हम, कोइंसिडेंस। 18,000 पर मंथ विड्रॉल और अभी तक जारी है। अभी देखना इसका होता है क्या है। ये एक्चुअली स्टार्ट किया 30 लाख से 18,000 विड्रॉवल, आपके लिए डेट से 13/4, 11/5 वॉट ये तारीख से। ओके, और उसकी लेफ्ट वैल्यू है कि जब आप 30 लाख डालते हैं और एक 18,000 निकालते हैं तो आपके पास 29,82,000 इन्वेस्टमेंट के लिए रहते हैं, और वहां से आपके विड्रॉवल चालू है और आज तक चालू है, आज तक। अभी 10 जून को आपने निकाले 18,000। अब ये बता सकते हैं आपके अकाउंट में कितने पैसे बचे आउट ऑफ दैट 30 लाख? बी फास्ट। वेरी फास्ट। वो जो 30 लाख डाल के हर महीना 18,000 निकाल रहे हैं, 12 साल निकलते ही जा रहे हैं। आपको क्या करना है? मार्केट तेजी मंदी, आपको अपना जीवन जीवन चाहिए ना आपको। यार जीवन क्या, मेरा 300 रुपए का क्या, वो शाहरुख खान की रईस पिक्चर देख के उसको रईस करने के लिए है क्या? पिक्चर विक्चर नहीं देखने का, वेब सीरीज भी नहीं, पहले जीवन बनाना है फैमिली का। तो माय फ्रेंड, वो 30 लाख डाल के 18,000 पर मंथ निकाल के, वो विड्रॉल की अमाउंट एक साइड गिन लो, विड्रॉल की अमाउंट एक साइड में गिन लो, और आज आपके पास अगले विड्रॉल भी पॉसिबल है, और आज करंटली उसकी वैल्यू है 1,42,30,000। मैं ही आपके लिए टाइप करता हूं, 1,42,30,261 रुपए। आंकड़ों में हेरा फेरी समझने में और लिखने में नहीं करने की। क्लियर है? 1,42,30,261 रुपए
अभी मेरे पास लमसम पड़े हैं और उसमें से 18,000 निकाल भी सकते, चाहे तो इन्फ्लेशन का तड़का है तो 25-30,000 भी निकाल सकते। जिंदगी भारत में फुल्ली एंजॉय की जाएंगी। खुद का, परिवार का, आसपास के लोग, दान धर्म सब करेंगे भारत में हम, आसपास का। ट्रू और फॉल्स? माय फ्रेंड, इस तरह का रिटायरमेंट सॉल्यूशन चाहिए क्या आपको? कि रिटायरमेंट बोला कि पूरा टेंशन गया, उधर एन्युटी निकालते वक्त कितना मिलेगा, वो थोड़ा वो भी लेना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कहता कि पूरा एसडब्ल्यूपी करना चाहिए। देर आर, एक समझदार व्यक्तिमत्व वो होता है कि जो संतुलित होता है। ओके, समझदार व्यक्तिमत्व वही होता है जो संतुलित होता है, कि जैसे आपको आर्थिक सुदृढ़ होना है तो आप अनेक चीजें खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हाटएवर। वैसे ये भी होता है कि यू शुड हैव सम एनपीएस, वी शुड हैव सम पीपीएफ, यू शुड हैव सम एन्युटी प्लान्स, एज वेल एज वी शुड हैव। एक बार गलती क्या होती है, म्यूचुअल फंड न समझना, इन्वेस्टमेंट मत करना, शेयर मार्केट के साथ लड़ाई कर देना। अब तुम्हारा क्या शेयर का बनेगा क्या एसआईपी, तुम शेयर का करेगा क्या एसडब्ल्यूपी? मैं कॉमन सेंस में आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कंपेरिजन के लिए लड़ा रहा हूँ। तुम क्या शेयर का एसआईपी करेगा क्या? शेयर का एसआईपी का पोर्टफोलियो परफेक्ट होगा क्या? तुम शेयर का एसडब्ल्यूपी बनाएगा क्या? वह सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान वो आसान नहीं है। पहले आसान खेल स्टार्ट करो, फिर मुश्किल खेल खेल सकते हैं आप। इज इट क्लियर? तो माय फ्रेंड्स, ये बेहतरीन पार्ट है और मैं आपको जल्दी रिटायर नहीं करना चाहता। आप अपने समय पे ही रिटायर होंगे, लेकिन समय से, समझदारी से रिटायर होंगे। आर्थिक टेंशन जनरली आएगा नहीं, आप थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाओ। इज इट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड के थोड़े थोड़े मिथ्स क्या है, कि सस्ती एनएवी चीपर नहीं होती, 10 रुपए 25 रुपए, क्योंकि वो प्रिवेलिंग डेट के पोर्टफोलियो वैल्यू का मैथमेटिकल कन्वर्जन होता है। तो ऐसा कोई बाय डिफॉल्ट नहीं है कि 30 रुपए की एनएवी चीपर है और 240 रुपए की एनएवी महंगी है। एज ऑन डेट पे वो सेम ही वैल्यूड होती है। नेक्स्ट मिथ्स, जो म्यूचुअल फंड की स्कीम डिविडेंड दे रही है लगातार हाइयर, वो बेहतर है। उसका कोई लॉजिक ही नहीं कि वो बेहतर स्कीम है, क्योंकि वो प्रीवियस स्कीम के रिटर्न में से निकाल के आपको देती है। आगे अगर स्कीम ने परफॉर्म ही नहीं किया, प्रॉफिट ही नहीं क्रिएट हुआ, तो अगला डिविडेंड आपको मिलेगा नहीं। डिविडेंड जनरली यहाँ गारंटेड नहीं होता। तो डिविडेंड के ऊपर किसी स्कीम का अच्छा बुरा परफॉर्मेंस आपको डिसाइड करना ही नहीं है, भले वो स्कीम इक्विटी हो या डेब्ट, तब भी। तो रेगुलर डिविडेंड डजंट मीन्स गुड परफॉर्मेंस। थर्ड, म्यूचुअल फंड आप डीमैट अकाउंट में भी रख सकते हैं। वैसे आप जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो फोलियोज में भी रख सकते हैं। तो कोई डीमैट का होना कंपल्शन नहीं है, क्योंकि आज अगर आपके पास कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जो आप डीमैट नहीं खोल सकते, या किसी रिश्तेदार का, लेकिन उसके पास लाख 2 लाख 5 लाख आते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में डालो ना। दोस्तों, कितना मैं जनरली सोचता हूँ कि आज अनेक लोग शेयर मार्केट सीखते हैं तो वो खुद ने पैसे लगाना चाहिए, लेकिन अनेक बार क्या होता है, माता पिता के रिटायर्ड के पैसे एंट्राडे, एफ एंडो और शेयर में डाल के रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं। गुड और बैड, ट्रू और फॉल्स? आप सचमुच में पैसे को, उसकी साइज को, उसकी लाइफ के नीड को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसे किसके? पैसे किसके? तुम्हारे है क्या? तुम्हारे पिताजी के पैसे 40 साल तक उन्होंने शेयर मार्केट नहीं देखा, अभी 10 साल नहीं देखेंगे। तूने तो अभी 2 साल में शेयर मार्केट नहीं देखा है। डोंट डू दिस। मतलब आप कुछ भी आइडिया लेके आएंगे तो मेरा नैतिक कर्तव्य कि आपकी कुछ भी, किसी भी आइडिया को ऐसे आपके भले के लिए एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ओके, तो मैं इसलिए ओपनली कह रहा हूँ कि ऐसे जनरली होता है, उसमें लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो भोले होते हैं कि हाँ, स्टॉक मार्केट विल गिव 30%, 50%, 100% रिटर्न, ये स्टॉक ऐसे जाता है तो इसमें इतना रिटर्न आता है, तो वो पैसे वहां डाले तो हमारे जो घर में 7-8% का पैसा पड़ा है, इससे तो ये बहुत आएगा नहीं। पहले 30-40% इक्विटी में दो, 40-60% म्यूचुअल फंड के ही पास रखो। ओके, सो आपके पास कोई भी होगा ऐसा कोई व्यक्ति कि जिसके पैसे आपके पास आते हैं, आपको पता है कि उसको इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप बेवजह उनको शेयर का रास्ता डायरेक्टली मत दिखाओ। उनको कहो कि म्यूचुअल फंड में वेरियस स्कीम्स है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड, इसमें संतुलित इन्वेस्टमेंट करो, और उसके बाद थोड़ा पैसा चाहिए तो इक्विटी में डालो। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस का कतई रिफ्लेक्शन नहीं है, उसको अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा।